क्लैन लीडर डियंग चेंग तेजी से भागता हुआ आता है और अपने सभी गार्ड से कहता है, सभी अपनी स्वॉर्ड्स को नीचे करो, अब कोई भी इन्हें नहीं रोकेगा। फिर वो चैंगशू के सामने आकर बड़े ही प्यार से कहता है, मेरा नाम डियंग चेंग है, मैं इस क्लैन का लीडर हूँ, कृपया मुझे बताइए आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन चैंगशू आगे से उस लीडर को कोई जवाब नहीं देता, वो अब भी गार्ड्स को घूर रहा होता है। क्लैन लीडर डियंग चेंग थोड़ा घबराकर कहता है, हमारे गार्ड्स मार्शल आर्ट्स में इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, शायद इसलिए वो आपको पहचान नहीं पाए, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है, ये ऑरा, ये तो सुप्रीम मास्टर लेवल का है, क्या ये इंसान सच में सुप्रीम रेल्म का मास्टर है। लेकिन तभी चैंगशू चुपचाप अपनी पीठ से बंधी पोटली को नीचे रखता है और अचानक से उन फ्लायर्स को उन सभी लोगों की ओर फेंकने लगता है। सभी को लगता है कि चैंगशू उन पर हमला करने वाला है और वहां खड़े सभी लोग डर से घबराने लगते हैं, मगर अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि उन फ्लाईओवर्स की बौछार है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हर किसी के हाथ में एक एक फ्लायर आ जाता है। फिर सभी लोग हैरानी से पढ़ते हुए कहते हैं, कुनलुन बार, अब ये क्या चीज़ है। फिर कुछ गार्ड्स मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसमें तो फ्री नूडल्स और फ्री डम्पलिंग्स लिखा हुआ है। ये सुनकर क्लैन लीडर डियंग चेंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक सुप्रीम मास्टर नूडल्स और डम्पलिंग्स क्यों बेच रहा है। तभी चैंगशू वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चैंगशू मार्केट के भीड़ भरे हिस्से में जाकर लोगों को फ्लायर्स बांटने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम लिन टियान को देखते हैं, वो भी उन फ्लायर्स को बांट रहा होता है। तभी वहां खड़े सभी लोग भी उस फ्लायर में लिखे ऑफर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर चलते चलते रास्ते में लिन टियान की नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो कि अपने घर के बाहर बैठकर मेडिसिनल सूप बना रहा होता है। तभी लिन टियान उसके पास आकर उससे पूछता है, आखिर तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं और तुम यहाँ मेडिसिनल सूप क्यों बना रहे हो। वहीं इस बात को सुनकर वो छोटा बच्चा पहले तो कुछ देर शांत रहता है, फिर कुछ देर बाद वो कहता है, मेरे फादर स्प्रिंग के सीजन में पैसे कमाने के लिए सिटी गए थे, मगर वो अब तक वापस नहीं लौटे। मेरी मदर हेवेंस में है और ग्रैंड मदर काफी ज्यादा बीमार है और मैं ये मेडिसिनल सूप उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। आगे से लिन टियान कहता है, तुम तो सच में काफी मुश्किलों से जूझ रहे हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। आगे से वो लड़का अपना नाम ग्वान मुपियोंग बताता है। फिर लिन टियान मुपियोंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर की कंडीशन को देख सकता हूँ। इस बात को सुनकर मुपियोंग पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है, मगर फिर वो लिन टियान को अपनी ग्रैंड मदर की कंडीशन दिखाने के लिए ले चलता है। नेक्स्ट सीन में मुपियोंग लिन टियान को अपनी ग्रैंड मदर के कमरे में ले आता है। ग्रैंड मदर को देखने के बाद लिन टियान उन्हें आवाज लगाता है, मगर आगे से वो ग्रैनी पूछती है, मुपियोंग, ये तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन आया है। लेकिन तभी लिन टियान ग्रैनी के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, ग्रैंड मदर, मेरा नाम लिन टियान है। और फिर वो ग्रैंड मदर को बताता है, हमारे शरीर में बीमारियां यिन और यांग के डिसबैलेंस से होती है। ये बोलने के बाद लिन टियान अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से मुपियोंग की ग्रैंड मदर की यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस करके उन्हें ठीक कर देता है। और फिर मुपियोंग की ग्रैंड मदर से कहता है, ग्रैंड मदर, अब आप उठ सकती हैं। वहीं हम ग्रैंड मदर को देखते हैं जो कि खुद को अचानक से ठीक होता देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अगले ही पल बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतना कंफर्टेबल कैसे महसूस कर पा रही हूँ। वहीं वो छोटा बच्चा भी काफी ज्यादा सरप्राइज होकर अपनी ग्रैंड मदर से कहता है, ग्रैंड मदर, आप तो सच में ठीक हो गई हैं। इस बात से वो छोटा बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अभी ग्रैंड मदर लिन टियान से कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कैसे रीपे करूंगी। किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, कोई बाहर से चिल्लाकर कह रहा होता है, मुपियोंग बाहर निकल। तभी हमें दरवाजे के बाहर उस चिल्लाते हुए पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही गुस्से से कह रहा होता है, मुपियोंग, कमीने बाहर निकल और हमें 5 सिल्वर टेल्स प्रोटेक्शन फीस के तौर पर दे। लेकिन तभी लिन टियान उस आदमी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर बेमतलब का शोर शराबा क्यों कर रहे हो। आगे से वो आदमी उल्टा लिन टियान से ही पूछने लगता है, पहले ये बता, तू कौन है, क्या तू इनका कोई फैमिली मेंबर है, अगर ऐसी बात है तो तू मुझे मुपियोंग के बदले की प्रोटेक्शन फीस दे। मगर लिन टियान अब की बार थोड़ा सीरियस होकर कहता है, पहले मैंने तुमसे पूछा था तो क्यों ना पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। आगे से वो आदमी चिल्ला के कहता है, क्या तू हमें नहीं जानता, हम नॉर्दर्न विलेज सेक्ट के लोग हैं जिन्होंने की गोल्डन टाइगर क्लैन को वाइप किया था। अब इन गधों को कौन बताए कि जिस गोल्डन टाइगर क्लैन की ये लोग झूठी बातें कर रहे हैं उसे असल में इन्हीं के सामने खड़े लिन टियान ने मिटाया है। फिर वो आदमी लिन टियान से वापस से पैसे मांगने लगता है, मगर आगे से हम लिन टियान को देखते हैं जो कि उसे गुस्से से घूरने लगता है और फिर अगले ही पल वो उस आदमी की ओर अपनी फिंगर से एक हल्का सा फ्लिक करता है जिससे कि उसके सामने खड़े आदमी की सॉर्ड टूटकर गायब हो जाती है। ये देखकर तो उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर वो बड़ी ही हैरानी से कहता है, आखिर मेरी बाकी की सॉर्ड कहाँ गई। मगर फिर लिन टियान उस आदमी को और उसके साथी को सर से पकड़कर घुटनों के बल बैठा देता है। तभी वहां पर मुपियोंग भी आ जाता है।
फिर लिन टियान वहां से जाते हुए मुपियोंग से कहता है, अच्छा तो तुम याद से हमारे बार में आ जाना, तुम्हारे लिए वहां पर नूडल्स और डम्पलिंग्स लाइफ टाइम तक फ्री है। इस बात को सुनकर वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर लिन टियान उन दोनों आदमियों से कहता है, अब तुम दोनों मुझे अपने बॉस के पास लेकर चलो, मगर हाँ, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें इसी तरह से घुटनों के बल चलकर जाना होगा। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं और हम पीछे खड़े मुपियोंग को देखते हैं, जो कि फ्लायर को पढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो इन मास्टर के बार का नाम कुनलुन बार है। फिर नेक्स्ट सीन हम नॉर्दर्न विलेज सेक्ट का देखते हैं, जहां पर कि कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर नॉर्दर्न विलेज सेक्ट के लीडर से कह रहे होते हैं, सर प्रोटेक्शन फीस को इतना मत बढ़ाइए, नहीं तो हम सभी के परिवार भूख से मर जाएंगे। तभी आगे से वो लीडर उन लोगों से पूछता है, आखिर तुम लोगों की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तभी घुटनों के बल बैठा एक आदमी कहता है, सर मुझे मिलाकर मेरी फैमिली में पूरे 4 लोग हैं। इस बात को सुनकर वो क्लैन लीडर कहता है, क्या बस 4 लोग? क्या तुम ये जानते हो कि आखिर मेरे सेक्ट में कितने लोग हैं? मेरे सेक्ट में पूरे 58 लोग हैं। तो अब तुम बताओ, तुम्हें तो सिर्फ 4 ही लोगों को खाना खिलाना है, और वहीं मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे 58 लोगों को। फिर वो लीडर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और गुस्से से उन लोगों से कहता है, अब यूं कंप्लेंट करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी लिन टियान भी वहां पर उन दोनों आदमियों को लेकर आ जाता है। वो दोनों आदमी अपने क्लैन लीडर से रोते हुए कहते हैं, बॉस हमें इस आदमी से बचा लीजिए, ये मॉन्स्टर हमें मार डालेगा। तभी हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि उनके बॉस को देखकर कहता है, तो क्या तुम ही हो इस क्लैन के लीडर? आगे से वो लीडर लिन टियान को देखते हुए सोचते हैं, आखिर ये कमजोर सा दिखने वाला इंसान मेरे सामने इतना एरोगेंटली क्यों बिहेव कर रहा है? क्या इसे यहाँ पर सर्दन विलेज की गवर्नमेंट ने भेजा होगा? ये सोचने के बाद वो लिन टियान से कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ इस क्लैन का लीडर डोंगजुआन। तभी आगे से लिन टियान कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे यहाँ ये बोलने आया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज से अपने इस क्लैन को बंद कर दो। इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी क्लैन लीडर कहता है, लगता है तुम्हें सही में यहाँ पर गवर्नमेंट ने ही भेजा है। आगे से लिन टियान कहता है, मुझे यहाँ पर किसी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, बल्कि मैं तो यहाँ खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। इस बात को सुनकर वो क्लैन लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगता है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके सभी सबॉर्डिनेट्स भी पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं। और साथ ही साथ वो सभी लिन टियान को देखकर कह रहे होते हैं, लगता है ये लड़का पागल हो गया है। हमें तो पहले लगा इसे गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा है, इसीलिए ये यहाँ पे इतना एरोगेंटली बिहेव कर पा रहा है, मगर ये तो एक पागल है। और फिर अगले ही पल वो सभी लिन टियान पर अटैक कर देते हैं। वहीं क्लैन लीडर भी ये देखकर हंस रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं क्लैन लीडर की आंखों में अचानक से डर दिखने लगता है। वो देखता है कि लिन टियान ने तो सिर्फ अपने एक ही अटैक से उसके सभी सबॉर्डिनेट्स को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया है। ये देखकर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होकर कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुमने एक ही अटैक से मेरे सभी मार्शल आर्टिस्टों को कैसे हरा दिया? वहां हम उन सभी मार्शल आर्टिस्टों की हालत को देखते हैं, जो कि खून खांस रहे होते हैं। तभी लिन टियान उन सभी मार्शल आर्टिस्टों से कहता है, घबराओ मत, तुम मरोगे नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को डिस्ट्रॉय किया है। अब से तुम सभी भी नॉर्मल मॉर्टल्स बन चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब से नॉर्मल लाइफ जियो। लेकिन तभी क्लैन लीडर लिन टियान से कहता है, सर मैं आपकी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते वो चलकर लिन टियान की ओर आने लगता है। तभी हमें उसके हाथ को दिखाते हैं, जिसे कि उसने अपनी पीठ के पीछे छुपा रखा होता है, और उस हाथ पर उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रखा होता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं वो अचानक से लिन टियान पर स्नीक अटैक कर देता है और साथ ही लिन टियान से पूछता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? मगर आगे से हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उल्टा उसी की छाती पर अपने पाम को रख देता है, जिससे कि हम देखते हैं वो क्लैन लीडर भी खून खांसने लगता है और उसकी भी स्पिरिचुअल रूट्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ देर पहले सेक्ट के लीडर से टैक्स कम करने की भीख मांग रहे थे। वो सभी लोग भी लिन टियान की इतनी स्ट्रेंज पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरानी से लिन टियान को घूरने लगते हैं। तभी लिन टियान भी उन लोगों से कहता है, घबराओ मत, आपसे ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तभी वो लोग लिन टियान से पूछते हैं, सर आखिर आप कौन हैं? आगे से लिन टियान उन लोगों को एक फ्लायर पकड़ाकर कहता है, मेरा नाम लिन टियान है और मैं कुनलुन बार का एक कुक हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हम कुनलुन बार का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि हम देखते हैं लिन टियान फ्लायर्स को बांटकर अब वापस से बार में आ जाता है। आगे से जिन सोही लिन टियान से गुड जॉब कहती है। फिर लिन टियान मुस्कुराते हुए जिन सोही से कहता है, लगता है कल से हम सभी यहाँ इस बार में काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं। आगे से जिन सोही खुश होते हुए कहती है, क्या सच में? तभी वहां पर युआन भी आ जाता है और वो भी कहता है, हाँ मिस सोही मुझे भी ऐसा ही लगता है।
तभी हम मास्टर याओशी को देखते हैं, जो कि युआन के ग्लास में वाइन डालते हुए कहते हैं, आज मेरा भी मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बोलने के बाद मास्टर याओशी युआन को एक स्पेशल तरह की वाइन को पिलाते हैं। आगे से युआन भी मास्टर याओशी को शुक्रिया कहता है। फिर हम नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का देखते हैं, जहाँ पर कि वो सभी लोग दरवाजे पर खड़े होकर कस्टमर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर्स आ भी जाते हैं और फिर जिन सोही और युआन उन सभी लोगों का बार के अंदर वेलकम करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग सीट्स पर बैठ जाते हैं। वहीं हम किचन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन टियान अपनी सुप्रीम कुकिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए नूडल्स के कई सारे बोल्स को तैयार कर लेता है। वहीं फिर बार में हम चैंग शू को देखते हैं, जो कि डम्पलिंग्स की काफ़ी सारी प्लेट्स को अपनी उंगलियों पर उठाकर वहाँ बैठे सभी लोगों को सर्व कर रहा होता है। तभी हम किम योंग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कहता है, यहाँ पर तो सच में काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, यहाँ तक कि अब तो इस बार में बैठने तक की भी जगह नहीं है। लेकिन तभी चैंग शू उन तीनों से कहता है, क्या तुम तीनों को दिख नहीं रहा कि हम लोग कितने बिजी हैं? चलो तुम तीनों भी यहाँ आओ और फूड को सर्व करने में हमारी मदद करो। इस बात को सुनकर वो लोग कहते हैं, क्या हम? मगर हम भी तो यहाँ पर कस्टमर्स ही हैं ना। तभी चैंग शू उसे गुस्से से घूरने लगता है। आगे से योंग घबराते हुए कहता है, हाँ याद आया, हम तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं। फिर वो तीनों भी वहाँ बैठे कस्टमर्स को खाना सर्व करने लगते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब वो सभी कस्टमर्स जा चुके होते हैं और बार भी क्लोज हो गया होता है। हम बार के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि योंग और सैम बॉन्ग की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई होती है। सैम बॉन्ग कहता है, सच में ये काम भी किसी वॉर से कम नहीं है। फिर हम युआन को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सभी लोगों से कहता है, आज पहले ही दिन यहाँ पर मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा कस्टमर्स आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट डे पर भी इतने सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, और ऊपर से सल्लिन का बनाया खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस था कि काफ़ी सारे कस्टमर्स ने नूडल्स को रीऑर्डर किया, जिससे कि हमारा आज कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तभी जिनसोही युआन से कहती है, युआन मुझे भी नहीं लगा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। आगे से युआन मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी हम किम योंग को देखते हैं, जो कि भागता हुआ लिन टियान के पास आ जाता है और लिन टियान के सामने हाथ जोड़ते हुए लिन टियान से कहता है, सर प्लीज़ हमें भी काम पर रख लीजिए। वहीं हम पीछे खड़े उसके दोनों साथियों को देखते हैं, जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी योंग सैम बॉन्ग से कहता है, आखिर ये सीनियर ब्रदर को अचानक से क्या हो गया? तभी सैम बॉन्ग आगे से कहता है, वैसे ये अच्छा ही है, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ कस्टमर्स होने के बाद भी एम्प्लॉयज़ वाला ही काम कर रहे हैं। तभी वो दोनों भी लिन टियान से कहते हैं, सर हमें भी काम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लिन टियान उन तीनों को देखकर सोचता है, क्या अभी और एम्प्लॉयज़ को रखना हमारे लिए सही रहेगा? मगर तभी युआन लिन टियान के पास आकर लिन टियान से कहता है, सर क्यों ना हम इन तीनों को यहाँ पर टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के तौर पर रख लें। युआन की इस बात को सुनकर लिन टियान थोड़ा कंफ्यूज होकर युआन से पूछता है, आखिर अब ये टेम्पररी एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? आगे से युआन बताता है, हम इन्हें कुछ समय के लिए रख कर देखते हैं, फिर जब हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो हम इन्हें यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉयज़ के तौर पर रख लेंगे। इससे हमें इन्हें सैलरी भी कम देनी पड़ेगी और हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, और वैसे भी हमें फ्यूचर में और भी कई सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को सुनकर लिन टियान जिन सोही की तरफ देखने लगता है। आगे से जिन सोही मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर लिन आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। इस बात को सुनकर लिन टियान उन तीनों से कहता है, तो चलो ठीक है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के तौर पर रखेंगे, और जब तक कि हमारी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें कोई भी सैलरी नहीं देंगे। आगे से किम योंग और उसके दोनों साथी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहते हैं, हमें मंजूर है, जब तक कि हमें खाने को खाना और सोने के लिए जगह मिल रही है। आगे से लिन टियान कहता है, चलो मुझे तुम तीनों की ये कंडीशन मंजूर है। फिर हमें कहानी का राइटर बताता है, यूं ही दिन बीतते गए और कुनलुन बार के कस्टमर्स दिन ब दिन बढ़ते चले गए। फिर हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन टियान और उसके सभी साथी साथ बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी युआन उन सभी लोगों से कहता है, अब तक सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा है, अगर सच कहूँ तो जितना मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इस बात को सुनकर जिन सोही युआन से पूछती है, तो क्या हमारी पहली स्ट्रैटेजी सक्सीड हो गई? आगे से युआन कहता है, मिस ये सिर्फ अभी शुरुआत है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अभी तो हमें और भी कई सारे रूमर्स फैलाने हैं, और अब साथ ही साथ मैं अपने प्लान की सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में भी सोच रहा हूँ। इस बात को सुनकर लिन टियान सरप्राइज होकर युआन से पूछता है, आखिर अब तुम्हारी सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? युआन कहता है, इस काउंटी का बेस्ट बार बनने के लिए सिर्फ नूडल्स और डम्पलिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी बेस्ट बार्स में काफ़ी सारे डिफरेंट रीजन्स की डिशेस होती है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को लाना होगा जो कि मिस्टर लिन को और भी यूनिक डिशेस बनाना सिखा सके, और हाँ याद रहे वो पर्सन किसी फेमस बार का शेफ होना चाहिए।
युआन की इस बात को सुनकर आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, भला कोई बड़े बार का कुक हमारे इस छोटे से बार में काम करने क्यों आएगा। लेकिन तभी मास्टर याओशी कहते हैं, हाँ मगर मैं एक जगह को जानता हूँ। उस बार का नाम है येलो क्रेन बार। वो हुबाई प्रोविंस का बेस्ट बार है और वो जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उस बार में 100 से भी ज़्यादा तरह की डिशेज अवेलेबल है। इस बात को सुनकर जिन सोही भी सरप्राइज होकर मास्टर याओशी से पूछती है, क्या सच में। आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फिर हम युआन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों से कहता है, मैं इस बात को प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारे बार के डम्पलिंग्स और नूडल्स इस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डम्पलिंग्स और नूडल्स है। लेकिन हमारी वीकनेस यही है कि हमारे पास खाने में ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है। तभी मास्टर याओशी भी कहते हैं, हाँ बड़े बड़े बार्स में काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है। तभी हम चैंगशू को देखते हैं जो कि कहता है, तो क्या अब हमें यहाँ पर नई नई डिशेस को खुद से डेवलप करना होगा। आगे से युआन कहता है, हम ऐसा कर सकते हैं मगर हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है और ना ही रिसोर्सेज हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक कुक को लाना होगा। इस बात को सुनकर योंग और सैम बोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर अब इसका क्या मतलब है। तभी किम योंग कहता है, इसका मतलब ये है कि हमें किसी बड़े बार के कुक को किडनैप करना होगा। आगे से युआन कहता है, नहीं नहीं हमें किसी को भी किडनैप नहीं करना है। लेकिन तभी लिंटियान कहता है, आखिर कोई बड़े बार का हेड शेफ हमारे इस छोटे से बार में भला क्यों आएगा। आगे से युआन कहता है, मैं हुबाई प्रोविंस के येलो क्रेन बार में एक लेटर को भेजता हूँ और आप मिस्टर लिन वहाँ उन लोगों से मिलने के लिए जाइए। आगे से लिन टियान कहता है, क्या तुम्हारा एक लेटर उन्हें यहाँ बुलाने के लिए काफ़ी होगा। आगे से युआन बड़े ही कूल तरीके से कहता है, हाँ बिल्कुल वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इस बात को सुनकर लिन टियान युआन से कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अभी ही वहाँ पर उनसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ह्यूबाई प्रोविंस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम येलो क्रेन बार को देखते हैं जो कि दिखने में कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। फिर हम उस बार के किचन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे कुक्स वेजिटेबल्स की और मीट्स की कटिंग और चॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उस किचन की हेड शेफ भी वहाँ पर आ जाती है और वो सभी कुक हेड कुक का वेलकम करने लगते हैं। फिर कहानी का राइटर हमें हेड कुक का नाम जू गियोंग बताता है। तभी एक कुक हेड कुक जियोंग को अपनी बनाई एक डिश टेस्ट करवाता है। उसे टेस्ट करने के बाद हेड शेफ कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इस बात को सुनकर वो कुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए हेड कुक को उस डिश की रेसिपी बताने लगता है। आगे से हेड कुक बड़े ही गुस्से से उस कुक से कहती है, अपने मुंह को बंद रखो। आगे से हम उस कुक को देखते हैं जो कि हेड कुक की डांट सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी वो हेड शेफ वहाँ खड़े सभी कुक्स की डिशेस को टेस्ट करके उन सब में कमियां निकालने लगती है और हेड कुक जू गियोंग उन सब की सिर्फ कमियां ही नहीं निकालती बल्कि उन सभी लोगों को काफ़ी बुरी तरह से डांटती भी है। ये देखकर हमें पता चलता है कि जू गियोंग एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है जो कि अपने डिसाइपल से हमेशा ही डिसअपॉइंटेड रहती है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है, आखिर इस तरह के कुक्स पर मैं कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। लेकिन तभी एक कुक वहाँ आकर हेड कुक से कहता है, हेड शेफ नीचे बार में 2 गेस्ट आ रखे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आगे से हेड कुक उस कुक से पूछती है, आखिर वो लोग कौन है। आगे से वो कुक कहता है, उनमें से एक का नाम लिन टियान है और इसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बात को सुनकर वो हेड कुक थोड़ी सी हैरान होकर कहती है, आखिर अब ये कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस बार में सिर्फ लिन टियान ही नहीं आया होता बल्कि वहाँ चैंगशू भी लिन टियान के साथ आ रखा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो हेड कुक भी उन दोनों से मिलने के लिए नीचे आ जाती है। हेड शेफ लिन टियान और चैंगशू को देखकर काफ़ी सीरियस होकर सोचने लगती है, आखिर अब ये लोग कौन हैं। मगर इनका ऑरा मुझे काफ़ी स्ट्रेंज फील हो रहा है। ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से भेजे हुए लोगों में से तो नहीं लग रहे। तो क्या ये दोनों कोई बड़ी रॉयल फैमिली से हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे इन लोगों से काफ़ी केयरफुल रहना होगा। ये सोचने के बाद वो लेडी खुद को उन दोनों के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम जी गियोंग है, मैं यहाँ इस बार की हेड कुक हूँ। आखिर आप लोग कौन हैं। आगे से लिन टियान भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम लिन टियान है और मैं कुनलुन बार का एक कुक हूँ। इस बात को सुनकर तो वो लेडी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और काफ़ी हैरानी से सोचने लगती है, क्या ये इंसान एक कुक है। मगर मैंने तो आज तक किसी भी कुनलुन बार नाम के इन के बारे में नहीं सुना। फिर वो खुद को शांत करती है और अब की बार काफ़ी अकड़ के साथ उन दोनों से पूछती है, आखिर तुम लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। उस लेडी को इतना एरोगेंटली बात करता देख चैंगशू गुस्से से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की। तभी लिन टियान चैंगशू को शांत रहने को कहता है और फिर वो मुस्कुराकर उस लेडी से कहता है, मैं आपसे यहाँ पर मदद मांगने आया हूँ। सच तो ये है मुझे अभी कुक बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो मुझे सिर्फ कुछ लिमिटेड डिशेस को ही बनाना आता है। तो मैं यहाँ पर आपसे कुकिंग सीखना चाहता हूँ।
इस बात को सुनकर पहले तो वो लेडी काफी ज्यादा चौंक जाती है, फिर अगले ही पल अपने पीछे खड़े एक कुक से कहती है, चलो अब इन गेस्ट्स को बाहर छोड़ाओ और इन्हें कह देना मेरे पास यूजलेस लोगों को सिखाने के लिए समय नहीं है। लेकिन तभी लिन टियान अपने कपड़ों में से युआन का लिखा हुआ लेटर निकालकर उस लेडी को देते हुए कहता है, प्लीज आप एक बार इस लेटर को पढ़ लीजिए, फिर अगर आप कहेंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बात को सुनकर वो लेडी भी उस लेटर को पढ़ने लगती है। हम देखते हैं उस लेटर में लिखा होता है कि मैं युआन झुगे हूँ और मैं अपने फादर के कहे मुताबिक अभी कुनलुन बार में काम कर रहा हूँ। ये लिन टियान नाम के पर्सन जो अभी आपके सामने बैठे हैं, अभी मैं उन्हीं मास्टर को सर्व कर रहा हूँ। ये पढ़कर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बड़ी ही हैरानी से सोचने लगती है, क्या झुगे फैमिली का यंग मास्टर इस लड़के को मास्टर कह रहा है। फिर वो लेटर को आगे पढ़ती है जिसमें कि लिखा होता है, मैं जानता हूँ मिस कियोंग, आप हमेशा ही अपने डिसाइपल्स से डिसअपॉइंटेड रहती हैं क्योंकि आज तक आपको अपनी वर्ल्ड क्लास कुलिनरी स्किल्स के लिए कोई सक्सेसर नहीं मिला, मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मास्टर लिन टियान को अपना डिसाइपल बनाती हैं तो आप उनसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगी। मैं जानता हूं कि मेरे मास्टर को अभी सिर्फ नूडल्स और डम्पलिंग्स को ही बनाना आता है, लेकिन जब पहली बार मैंने अपने मास्टर की बनी नूडल्स को खाया था, सच में मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने आज तक अपने मास्टर के हाथों से बनी नूडल्स और डम्पलिंग्स से बेहतर कुछ नहीं खाया। मेरे मास्टर की स्किल्स सच में हेवनली है। ये मत समझिएगा कि मैं अपने मास्टर की यहाँ पर झूठी तारीफें कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको मेरी कोई भी बात झूठी लगती है तो आप मेरे मास्टर का टेस्ट लेकर देख सकती हैं और तब आप भी मेरी कही बातों पर पूरी तरह से यकीन करने लगेंगी। इस लेटर को पढ़ने के बाद वो लेडी लिन टियान से कहती है, तो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे पास हेवनली गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं। इस बात को सुनकर वहां खड़े बाकी के सभी कुक्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। हम वापस से मिस गियोंग को देखते हैं जो लिन टियान से कहती है, ये सब सुनकर तो मुझे भी काफी ज्यादा हंसी आ रही है, मगर जबकि युआन ने मुझसे तुम्हें एक चांस देने की रिक्वेस्ट की है तो मैं तुम्हें एक चांस दे देती हूँ। तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे सामने अपनी कुकिंग स्किल्स को शोकेस करो। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी वो लेडी आगे कहती है, तुम्हारी बनाई हुई डिश को यहाँ पर खड़े सभी लोग टेस्ट करेंगे। अगर इनमें से किसी एक ने भी इस बात को मान लिया जो कि इस लेटर में लिखी है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें कुकिंग सिखाऊंगी। चलो तो फिर किचन में चलते हैं। आगे से लिन टियान कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस इंग्रेडिएंट्स को यहीं पर मंगा दीजिए, मैं यहीं पर आपको अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा देता हूँ। इस बात को सुनकर वो लेडी वापस से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहां पर सभी इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। तभी हम लिन टियान को देखते हैं जो कि अपनी सुप्रीम कुकिंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे कि वो वहां पड़ी सभी सब्जियों को वापस से हवा में ही काटने लगता है। ये देखकर वहां खड़े सभी कुक्स कहते हैं, आखिर ये पर्सन उन सभी सब्जियों को बिना हाथ लगाए कैसे काट रहा है। तभी लिन टियान पानी को भी हवा में उड़ाने लगता है और फिर उस पानी में उन सभी सब्जियों को हवा में ही बॉयल करने लगता है। ये देखकर तो वो लेडी भी काफी सरप्राइज हो जाती है और मन ही मन कहती है, क्या ये किसी तरह का कोई सपना है। फिर लिन टियान अपनी अजूरे ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करता है और उन नूडल्स को पकाने लगता है। फिर अगले ही पल वो नूडल्स को तैयार कर लेता है। फिर वो वहां खड़े सभी लोगों के बोल में उन नूडल्स को सर्व कर देता है। उस नूडल्स को देखकर वो सभी को काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं हम उस लेडी को भी देखते हैं जो कि लिन टियान की बनाई नूडल्स को देखने के बाद बड़ी हैरानी से सोच रही होती है, ये नूडल्स तो दिखने में ही काफी हेवनली लग रही है, तो आखिर इनका टेस्ट कितना हेवनली होगा। ये बोलने के बाद वो लेडी उन नूडल्स को खाने लगती है, मगर जैसे ही वो लेडी उन नूडल्स को खाती है उसे एक काफी बड़ा झटका लगता है और हम देखते हैं सिर्फ उस लेडी को ही नहीं बल्कि वहां खड़े सभी शेफ्स भी जैसे ही लिन टियान की बनी नूडल्स को खाते हैं उन्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इतनी डिलिशियस चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वो लेडी कहने लगती है, ये तो सच में हेवेंस का फूड है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग पल भर में ही नूडल्स को खाकर खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं उन नूडल्स को खाने के बाद येलो क्रेन बार के सभी कुक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी कुक्स उन नूडल्स की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं हम उस ओल्ड लेडी को भी देखते हैं, वो भी बड़ी हैरानी से लिन टियान को देख रही होती है। फिर वो लिन टियान से पूछती है, आखिर तुम कितने समय से कुकिंग कर रहे हो। आगे से लिन टियान कहता है, अभी मुझे कुकिंग करते हुए 1 ही महीना हुआ है। इस बात को सुनते ही वो ओल्ड लेडी तो और भी ज्यादा चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये तो सच में गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। फिर वो ओल्ड लेडी काफी सीरियस होकर लिन टियान से कहती है, मैं मार्शल आर्ट के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, मगर मैंने अपनी इस लाइफ में अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों को देखा है और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि उनमें से कोई भी तुम्हारे स्किल्स की बराबरी नहीं कर सकता। तो अगर तुम मार्शल आर्ट्स को अपना करियर बनाते तो तुम इस दुनिया पर राज कर सकते थे। फिर आखिर तुमने एक मामूली से बार का कुक बनना क्यों पसंद किया।
आगे से लिन टियान पहले तो उस लेडी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर अगले ही पल वो उस लेडी से कहता है, मुझे लगता है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मैटर ये करता है कि तुम अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हो, और वैसे भी किसी को खाना खिलाना तो इस दुनिया का सबसे नोबल काम है। लिन टियान की इन बातों को सुनकर वो लेडी पूरी तरह से कन्विंस हो जाती है। फिर वो लेडी अपने पास खड़े कुक से कहती है, योंग मेरी बात सुनो। आगे से वो योंग नाम का कुक भी ओल्ड लेडी की बात सुनने लगता है। वो लेडी योंग से कहती है, जब तक कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आती तब तक मैं तुम्हें इस किचन का इंचार्ज बना रही हूँ। आगे से योंग हेड कुक से कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो ओल्ड लेडी अपने मैनेजर से कैरेज तैयार करने को कहती है, और जिन भी लोगों को कैरेज नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि कैरेज घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं। तो चलो अब आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। फिर वो लेडी लिन टियान से कहती है, हमारे पास आज यहाँ सिर्फ एक ही कैरेज है क्योंकि बाकी के 2 कैरेज डिलीवरी करने गए हैं, तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं अगर हम एक ही कैरेज में चले तो? आगे से लिन टियान कहता है, मुझे इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं है। फिर वो सभी कैरेज की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ के सभी कुक्स को देखते हैं जो कि हेड कुक को वहाँ से जाता देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी लिन टियान उस कैरेज को देखकर कहता है, अच्छा तो ये है कैरेज। फिर लिन टियान चैंगशू के पास जाकर चैंगशू से कहता है, क्या तुम इस कैरेज को खींच सकते हो? आगे से चैंगशू भी कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर लिन टियान उस ओल्ड लेडी से कैरेज में बैठने को कहता है। वो ओल्ड लेडी कहती है, लेकिन कैरेज के लिए घोड़े कहाँ पर है? लिन टियान मुस्कुराते हुए बोलता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे साथ आराम से अंदर बैठिए। फिर वो ओल्ड लेडी और लिन टियान कैरेज के अंदर आकर बैठ जाते हैं। वो ओल्ड लेडी लिन टियान से पूछती है, बिना घोड़ों के ये कैरेज कैसे चलेगी? लिन टियान कहता है, ये सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि आसमान में भी उड़ेगी, तो अगर आपको ये कैरेज उड़ती दिखे तो बिल्कुल भी अमेज मत होइएगा। उसकी ये बात सुनकर वो लेडी तो कैरेज उड़ने से पहले ही अमेज हो जाती है, मगर अगले ही पल हम देखते हैं चैंगशू उस कैरेज को पकड़कर बड़ी ही तेजी से दौड़ने लगता है। जैसे ही चैंगशू दौड़ता है वो कैरेज सच में उड़ने लगती है। वहीं कैरेज के अंदर बैठी वो ओल्ड लेडी खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है। तभी सीन चेंज होता है। हम कुनलुन माउंटेन की एक वैली का सीन देखते हैं जहां हेवनली डीमन कल्ट का विंग कमांडर बैठा हुआ मीट खा रहा होता है। तभी उसके पास वहां पर उसके 5 जनरल्स आ जाते हैं और वो 5 अपने विंग कमांडर से कहते हैं, मास्टर हमने कुनलुन सेक्ट का चप्पा चप्पा छान मारा मगर हमें लॉर्ड हेवनली डीमन के वहां कोई ट्रेस नहीं मिले। इस बात को सुनकर विंग कमांडर कहता है, जब हम इस ओर आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कई सारी डेड बॉडीज को देखा। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन सभी लोगों को किसी ने अपने सिर्फ एक ही सिंगल अटैक से मारा है, और वैसा अटैक हमारे डीमन लॉर्ड ही कर सकते हैं। इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे सेक्ट लीडर हेवनली डीमन यहीं कुनलुन में है। तो आखिर कुनलुन वालों ने हमारे लॉर्ड हेवनली डीमन को कहाँ छुपा रखा है? अगर अभी हम उस कुनलुन सेक्ट पर अटैक करते हैं तो वहां हमें उनके ग्रैंड मास्टर का सामना करना पड़ेगा, और अगर अभी हम 5 मिलकर भी उस कुनलुन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर पर अटैक करते हैं तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम उसे अपनी स्टेट में हरा पाएंगे। तभी वहां खड़ा एक जनरल विंग कमांडर से कहता है, मैंने भी उन डेड बॉडीज को देखा था। वहां पर एक बार भी था जिसका कि नाम था कुनलुन बार, और उस बार में सैकड़ों लोग लगातार आ जा रहे थे। इस बात को सुनकर विंग कमांडर भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो अपने 5 जनरल्स को ऑर्डर देता है, तो आज से तुम 5 उस बार पर अपनी नजर बनाए रखो, और अगर तुम्हें उस बार का कोई भी पर्सन अकेला मिले तो तुम उसे कैप्चर कर लेना। आगे से वो सभी जनरल्स भी अपने विंग कमांडर से ठीक है कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट दिन सुबह का सीन देखते हैं जहां पर कि वो ओल्ड हेड कुक भी लिन टियान के बार में आ जाती है, और वो वहां लगी भीड़ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर युआन उन ओल्ड लेडी को ग्रीट करता है और उनसे कहता है, हमें माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, हम शाम तक काफी ज्यादा बिजी है। आगे से वो ओल्ड लेडी भी बड़ी हैरानी से कहती है, हाँ मुझे भी ये दिख रहा है, तुम सब मेरी चिंता मत करो, तुम लोग पहले अपना काम खत्म कर लो। तभी मास्टर याओशी उस लेडी को पीछे से आवाज लगाकर कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? देखो मैं इस सीट में अकेला बैठा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ मेरे साथ आकर बैठ सकती हो। मगर आगे से वो लेडी मास्टर याओशी को घूरने लगती है। तभी मास्टर याओशी कहते हैं, तुम जरूर ही येलो क्रेन बार की हेड कुक होगी। इस बात को सुनकर वो लेडी मास्टर याओशी के पास आकर बैठ जाती है और मास्टर याओशी से पूछती है, आखिर तुम भला इस बारे में कैसे जानते हो? आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में झुगे फैमिली के यंग मास्टर युआन से सुना था। असल में मैं ही झुगे फैमिली के हेड से बात करके उस युआन को यहाँ इस बार में लाया हूँ। वहीं वो ओल्ड लेडी मन ही मन सोचती है, आखिर ये आदमी दिखने में तो कोई फटीचर लग रहा है, मगर इसे देखो ये कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। मगर फिर मास्टर याओशी उस लेडी को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहते हैं, वैसे भी
इन लोगों को तो यहाँ काम करते करते शाम हो जाएगी, तो क्यों ना तब तक हम दोनों आपस में बातें करके साथ में वक्त को गुजारे। वहीं हम गायोंग को देखते हैं, जो कि मास्टर याओशी को देखकर सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचने के बाद वो मास्टर याओशी से कहती है, अगर तुम मुझे ड्रिंक ऑफर कर ही रहे हो तो मैं इस ड्रिंक को पी लेती हूँ। इस बात को सुनकर मास्टर याओशी कहते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर मास्टर याओशी उस ओल्ड लेडी को ड्रिंक सर्व करते हुए कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस बार का कुक मेरा फ्रेंड है। इस बात को सुनकर वो लेडी काफ़ी हैरानी से कहती है, तुम ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करो। आखिर उस जैसा यंग लड़का तुम जैसे एक बूढ़े का दोस्त कैसे हो सकता है। आगे से मास्टर याओशी बड़े ही सैविज तरीके से कहते हैं, शायद तुम इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाओ कि जिस लड़के को तुम यंग समझ रही हो वो उम्र में तुम्हारे फादर से भी बड़ा है। इस बात को सुनकर उस ओल्ड लेडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कुर्सी से खड़ी होकर मास्टर याओशी से कहती है, अगर तुम इस तरह के घटिया मजाक करने वाले हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आगे से मास्टर याओशी घबराते हुए उस लेडी से कहते हैं, शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। इन सब बातों को छोड़ो, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। ये बोलने के बाद मास्टर याओशी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उस लेडी से कहते हैं, मेरा नाम याओशी है और मैं पहले बेगर सेक्ट का लीडर हुआ करता था, मगर अब मैं इस बार में अपने दोस्त लिन टियान के साथ रहता हूँ। मास्टर याओशी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी वापस से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो खड़ी होकर मास्टर याओशी से कहती है, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो, जो कि तुम खुद को मास्टर याओशी बता रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि मास्टर याओशी 7 ग्रेट इमॉर्टल्स में से एक है, और यहाँ देखो तुम कैसे उनके नाम को खराब कर रहे हो। आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, आखिर मैं खुद का नाम कैसे खराब कर सकता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही वो इमॉर्टल याओशी हूँ। इस बात को सुनकर वो ओल्ड लेडी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर मास्टर याओशी को देखने लगती है और फिर पूरी तरह से मास्टर याओशी को देखने के बाद वो लेडी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है, सच में तुम ड्रंक होने के बाद कैसी बचकानी बातें करते हो, मुझसे तो मेरी हंसी भी नहीं रोकी जा रही। उस लेडी को खुद पर यूं हंसता देख मास्टर याओशी को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर नेक्स्ट सीन में मास्टर याओशी उस लेडी से कहते हैं, क्यों ना हम दोनों बाहर वॉक पर चलें। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों वॉक करते करते बार के बाहर आ जाते हैं। फिर मास्टर याओशी उस लेडी को एक क्लिफ पर ले आते हैं और हम देखते हैं वहाँ का नज़ारा सच में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होता है। फिर मास्टर याओशी उस ओल्ड लेडी से कहते हैं, आखिर ये जगह तुम्हें कैसी लगी। आगे से वो ओल्ड लेडी भी उस जगह की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है। तभी मास्टर याओशी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए उस ओल्ड लेडी से कहते हैं, इतनी ही तारीफ मैं मेरे दोस्त लिन टियान के बनाए खाने की करता हूँ, और खाने की बात करते ही मुझे तो अब काफ़ी भूख भी लगने लगी है। वहीं हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर खड़ी होती है और वो बड़ी सीरियसनेस के साथ मास्टर याओशी से पूछती है, आखिर तुम अपने साथ यहाँ पर ये वाइन की बॉटल क्यों लाए हो। आगे से मास्टर याओशी हंसते हुए कहते हैं, ताकि मैं इसे यहाँ बैठकर पी सकूं। वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, जब भी मैं इस माउंटेन क्लिफ के ऊपर बैठकर वाइन पीता हूँ, सच में उस समय मुझे लगता है कि मैं एक इमॉर्टल हूँ। आगे से वो ओल्ड लेडी मास्टर याओशी की बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन तभी अचानक से मास्टर याओशी काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और वो बड़े ही कोल्ड तरीके से कहते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ कीड़े मकोड़े आए हैं और तुम लोगों के ऑरा को सेंस करने से मुझे लग रहा है तुम लोग ज़रूर ही डेमोनिक कल्ट से हो। चलो तो अब डेमोनिक कल्ट के कुत्तों, जल्दी से बाहर निकलो और मुझे अपनी अपनी शक्लें दिखाओ। वहीं मास्टर याओशी को अकेले ही बड़बड़ाता देख वो ओल्ड लेडी मास्टर याओशी से कहती है, आखिर ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो, लगता है तुम अब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो। लेकिन आगे से मास्टर याओशी बड़े ही सीरियस होकर उस ओल्ड लेडी से कहते हैं, अब कुछ देर के लिए तुम मेरे पीछे रहो। तभी हम देखते हैं मास्टर याओशी के सामने एक जनरल अपीयर हो जाता है और उसके साथ काफ़ी सारे ब्लैक निंजा वॉरियर्स भी होते हैं। तभी उनमें से एक ब्लैक निंजा वॉरियर कहता है, तुमने तो हमारे ऑरा को सिर्फ सेंस करके ही हमें पहचान लिया, तो ज़रूर ही तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। लेकिन तभी जनरल कहता है, मगर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी अब हम तुम्हें यहाँ से पकड़कर अपनी विंग लीडर के पास ले जाने वाले हैं। फिर वो जनरल अपने सभी ब्लैक निंजा वॉरियर्स को मास्टर याओशी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। हम देखते हैं वो सभी ब्लैक निंजास मास्टर याओशी और उस लेडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम मास्टर याओशी को देखते हैं जो कि उस ओल्ड लेडी से कहते हैं, घबराओ मत, मुझे इन सबको निपटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहने के बाद मास्टर याओशी उन सभी ब्लैक निंजास को मारने पीटने लगते हैं और अपने निंजास को यूं इतनी आसानी से पिटता देख उस जनरल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता।
और वो मास्टर याओशी को देखकर कहता है, आखिर इस बूढ़े आदमी के अंदर किस मॉन्स्टर की आत्मा आ गई है। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी भी उन बाकी बचे ब्लैक निंजास से चिल्लाकर कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों पर अटैक करने की। लगता है तुम लोग जानते नहीं कि मैं येलो क्रेन बार की हेड कुक हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे कनेक्शंस इंपीरियल फैमिली तक हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उस ओल्ड लेडी के इस रिएक्शन को देखकर मास्टर याओशी मन ही मन सोचते हैं, जैसे कि एक डिवाइन कुलिनरी को इनहेरिएट करने वाली से उम्मीद थी। ये ओल्ड लेडी बिल्कुल वैसी ही है। सच में इस लेडी की स्पिरिट काफी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तभी हम हेवनली डीमन क्लैन के जनरल को देखते हैं, जो कि अपने बाकी के निंजास से कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी से उन दोनों पर अटैक करो। इस बात को सुनकर वो सभी निंजा वॉरियर्स उन सभी पर अटैक करने लगते हैं, मगर मास्टर याओशी उस ओल्ड लेडी को प्रोटेक्ट करते हुए उन सभी निंजा वॉरियर से लड़ने लगते हैं। हम देखते हैं मास्टर याओशी की स्पीड उन सभी निंजा वॉरियर्स से काफी ज्यादा होती है, जिससे कि वो निंजा वॉरियर्स मास्टर याओशी को देख भी नहीं पा रहे होते। इस चीज को देखकर मास्टर याओशी उन सभी पर हंसने लगते हैं, मगर तभी एक ब्लैक निंजा गुस्से में आकर मास्टर याओशी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर मास्टर याओशी बड़ी ही तेजी से नीचे झुककर उस निंजा की दोनों लातों पर एक जोरदार किक करते हैं, जिससे कि वो निंजा वॉरियर अगले ही पल जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा निंजा मास्टर याओशी पर पीछे से अटैक कर देता है, मगर हम देखते हैं मास्टर याओशी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो पल भर में ही पीछे की ओर मुड़कर उस निंजा के सर पर अपनी वाइन की बॉटल को दे मारते हैं, और फिर उन सभी निंजा वॉरियर से बड़े ही कोल्ड तरीके से कहते हैं, सच में तुम लोग तो एक ट्रैश हो, और रही बात तुम्हारी स्वॉर्ड एनर्जी की, वो भी तुम्हारी तरह ही एक कचरा है। ये बोलकर वो एक ब्लैक निंजा के पेट पर जोरदार किक करते हैं। मास्टर याओशी की उस किक को खाने के बाद वो ब्लैक निंजा काफी दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर हेवनली डिमोनिक कल्ट का विंग लीडर अपीयर हो जाता है, और वो जनरल अपने निंजास को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये कमीने एक ऐसे मास्टर से लड़ रहे हैं जो कि हेवनली फायर रेल्म से भी ऊपर है। ये सोचने के बाद वो टेलीपैथी की मदद से अपने सभी साथियों से वहां से भागने को कहता है। वहीं वो सभी लोग भी अपने विंग कमांडर की बात को सुनकर अगले ही पल वहां से भागने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी मास्टर याओशी के पास आकर उनसे पूछती है, क्या आप सच में मास्टर याओशी हैं? आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, मुझे तुम्हें इस बात को और कितनी बार बताना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम हेवनली डिमोनिक कल्ट का सीन देखते हैं, जहां पर कि एल्डर रियो सेक्ट एडवाइजर सीमा जोंग के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी एल्डर रियो सीमा जोंग से पूछते हैं, क्या सच में वो बेगर सेक्ट का मास्टर याओशी अभी कुनलुन माउंटेन में है? आगे से सीमा जोंग कहता है, हाँ ये सच है। फिर एल्डर रियो सीमा जोंग से पूछते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सेक्ट लीडर को उस याओशी ने कैप्चर किया हो? आगे से सीमा जोंग उस एल्डर से कहते हैं, हमारे लोगों ने लॉर्ड हेवनली डीमन को कुनलुन माउंटेन में हर जगह ढूंढा, मगर वो वहां उन्हें कहीं भी नहीं मिले, तो मुझे नहीं लगता कि मास्टर याओशी ने उन्हें प्रिजन किया होगा। तभी वो एल्डर सीमा जोंग से घबराते हुए पूछता है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उस ओल्ड मास्टर ने हमारे सेक्ट लीडर हेवनली डीमन को जान से मार दिया है? आगे से सीमा जोंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म के बाद कोई भी इस वर्ल्ड में ऐसा इमॉर्टल होगा जो कि हमारे मास्टर को हरा सके। फिर सीमा जोंग उस एल्डर से कहता है, याद रखो कि इस बारे में सेक्ट में और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूज़ सब तक पहुंच गई तो सभी लोगों को यही लगेगा कि हमारे कल्ट लीडर मारे जा चुके हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे यंग मास्टर की जान को भी खतरा हो सकता है। तभी आगे से वो एल्डर भी कहता है, वैसे भी अभी हमारे यंग मास्टर की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो सभी एल्डर्स का मुकाबला कर सके, तो हमें जल्द से जल्द कल्ट लीडर को ढूंढना होगा। तभी सीमा जोंग कहता है, लेकिन जब तक हमें कल्ट लीडर नहीं मिलते तब तक हमें सेक्ट को सेफ रखना होगा। इस बात को सुनकर एल्डर रियो कहते हैं, आखिर ये हम कैसे करेंगे? क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है? आगे से सीमा जोंग कहता है, क्यों ना हम अपनी कुनलुन भेजी हुई स्क्वाड को वापस बुला लें और उन्हें सभी सेक्ट के लोगों के सामने झूठ बोलने को कहें कि सेक्ट लीडर मिल चुके हैं, मगर अभी भी वो सेक्युलरिज्म से बाहर नहीं निकले, मगर उन्होंने हम सबको एक ऑर्डर दिया है। तभी आगे से एल्डर रियो कहता है, आखिर किस तरह का ऑर्डर? आगे से सीमा जोंग बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, वेस्टर्न रीजन पर कब्जा करने का ऑर्डर। फिर कहानी का राइटर हमें वेस्टर्न रीजन के बारे में बताता है। वो बताता है कि वेस्टर्न रीजन एक काफी बड़ा रीजन है जो कि डिमोनिक कल्ट से ज्यादा दूर नहीं है, और उस रीजन में काफी बड़े बड़े सेक्ट्स की एग्जिस्टेंस है, जैसे कि ग्रेट थंडर टेम्पल, इंपीरियल फैमिली और भी कई सारे। फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं सीमा जोंग की इस बात को सुनकर एल्डर रियो कहता है, हाँ मुझे भी ये प्लान सही लग रहा है, क्योंकि अगर हम इस बैटल में हारते भी हैं तो भी ये बैटल इतनी फियर्स होगी कि पूरे मार्शल वर्ल्ड को इस बारे में पता चल जाएगा।
यहाँ तक कि हमारे कल्ट लीडर हेवनली डीमन को भी। ये सब बोलने के बाद रियो सीमा जोंग से कहता है, कल्ट एडवाइजर सीमा जोंग, आप यंग मास्टर को बता दीजिए कि कल्ट लीडर की तरफ से हमें ये ऑर्डर मिला है कि हमें वेस्टर्न रीजन के खिलाफ एक वॉर को शुरू करना होगा, और जो कोई भी उस वॉर में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे इस कल्ट का अगला लीडर चुन लिया जाएगा। आगे से सीमा जोंग भी एल्डर रियो से ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कुनलुन बार पर आ जाता है, जहां पर कि हम देखते हैं लिन टियान को, जो कि अपने घुटनों के बल बैठकर उस ओल्ड लेडी को रिस्पेक्ट शो करता है। आगे से वो ओल्ड लेडी भी खुश होकर लिन टियान से कहती है, तुम्हें इसी तरह से हम्बल रहना होगा, क्योंकि अभी तुम्हें इस कुलिनरी वर्ल्ड में आगे बहुत कुछ सीखना है, और हम्बलनेस ही एक ऐसी चीज है जो कि हम सभी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तभी हम बार के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर कि चैंग शू एक जंगली सुअर को मारकर उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी लिन टियान और उसकी मास्टर वो दोनों भी बार के बाहर आ जाते हैं। लिन टियान उस जंगली सुअर को देखकर चैंग शू से कहता है, मैंने तुम्हें पिग पकड़कर लाने को कहा था, मगर तुम यहाँ जंगली सुअर को उठा लाए। तभी वो लेडी कहती है, मैंने आज तक इससे बड़ा जंगली सुअर नहीं देखा। फिर नेक्स्ट सीन हम नामगुंग फैमिली का देखते हैं, जहां पर कि चेओन नामगुंग फैमिली से अब जाते हुए उन लोगों से कह रहा होता है, मैं आपकी इस खातिरदारी का शुक्रगुजार हूँ। आगे से हम नामगुंग फैमिली के 2 यंग मास्टर्स को देखते हैं, जिनमें से आगे खड़ा यंग मास्टर चेओन से कहता है, हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और तुम अपने सेक्ट वालों को बता देना कि हम भी जल्द ही आप लोगों से मिलने आपके सेक्ट में आएंगे। फिर चेओन वहां से चला जाता है, मगर हम नामगुंग फैमिली के उन्हीं दोनों यंग मास्टर्स को देखते हैं, जिनमें से कि एक का नाम नामगुंग जाऊ होता है और दूसरे का नाम नामगुंग हायोक होता है, और ये दोनों ही के यंग मास्टर्स है। फिर जाऊ अपने ब्रदर हायोक से कहता है, ये बात तो तय है कि कुनलुन हमसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छिपा रहा है। फिर हमें 1 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, और ये सीन तब का है जबकि चेओन 1 हफ्ते पहले नामगुंग फैमिली में आया था। हम जाऊ को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से से चेओन से कहता है, मैंने तो सुना था कि कुनलुन यहाँ पर अपने कुछ लोगों को भेज रहा है, मगर तुम तो यहाँ पर अकेले आए हो। और ये बोलते हुए जाऊ मन में सोच रहा होता है, क्या वो कुनलुन वाले एक छोटे बच्चे को यहाँ भेजकर हमारी इंसल्ट करना चाहते हैं। फिर दरवाजे पर खड़े दोनों यंग मास्टर्स चियोन को अपने साथ अंदर आने को कहते हैं। तभी उनमें से एक यंग मास्टर चियोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम हमें अपने सेक्ट की उन ग्रेट पाम टेक्निक को दिखा सकते हो जिनके लिए तुम्हारा कुनलुन मशहूर हुआ करता था। हम भी तो देखें आखिर वो टेक्निक्स दिखती कैसी हैं। ये बात को बोलने के बाद वो दोनों नामगुंग फैमिली के यंग मास्टर्स टेलीपैथी की मदद से एक दूसरे से हंसते हुए कहते हैं, जैसे कि इन कुनलुन वालों ने एक बच्चे को भेजकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसी तरह से हम भी इन लोगों की यहाँ पर खूब इंसल्ट करेंगे। मगर आगे से चियोन बड़ा ही हम्बल होकर उन दोनों यंग मास्टर्स से कहता है, सीनियर्स, मेरे स्किल्स अभी इतने मैच्योर नहीं है कि उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके। फिर जाओ चियोन से कहता है, जो लेटर तुमने हमें भेजा था उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारे सेक्ट को पैसों की जरूरत है, तो तुम लोग हमसे सपोर्ट चाहते हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मगर चियोन, उससे पहले तुम मुझे अपने कुनलुन की फेमस पाम टेक्निक्स को दिखाओ, फिर शायद हम इस बारे में सोचेंगे। इस बात को सुनकर हम देखते हैं चियोन भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सोचने लगता है, अब मैं इन लोगों को मना नहीं कर सकता हूँ। फिर चियोन भी मान जाता है। तभी जाऊ कहता है, तो ठीक है, हमारा 7th ब्रदर तुम्हारा ओपोनेंट होगा। तभी हम उनके 7th ब्रदर को देखते हैं, जिसका कि नाम नामगुंग यॉनवू होता है। फिर यॉनवू लिन टियान को अपना नाम बताता है और उसे रिस्पेक्ट शो करता है। वहीं आगे से चियोन भी उसे अपना नाम बताकर ग्रीट करता है। तभी हम साइड में खड़े जाऊ को देखते हैं, जो कि अपने 4th ब्रदर हायोक से कहता है, इसे देखो, ये तो हमारे 7th ब्रदर के साथ बिना वेपन्स के ही बैटल करने के लिए तैयार हो गया है। आगे से हायोक चियोन पर हंसते हुए कहता है, ब्रदर, लगता है इसने हमारी पाम टेक्निक को दिखाने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। लेकिन तभी हम जाओ के 7th ब्रदर यिनवू को देखते हैं, जो कि अपने वेपन को चियोन के सामने बड़ी ही तेजी से घुमाने लगता है, और फिर अगले ही पल वो चियोन पर अपने उस वेपन की मदद से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। मगर चियोन उस जगह से पल भर में गायब होकर येनवू के पीछे आ जाता है, और फिर चियोन येनवू की गर्दन पर बस हल्का सा अपना हाथ मारता है, जिससे कि हम देखते हैं येनवू वहीं पर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। और यिनवू को इतनी आसानी से हारता देख हम उसके दोनों ब्रदर्स को देखते हैं, जो कि चियोन की इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं, क्या इस लड़के ने सच में हमारे ब्रदर को सिर्फ एक ही मूव में हरा दिया? तभी हम देखते हैं वहां पर नामगुंग क्लैन का एक और वॉरियर आ जाता है, जो कि वहां आकर चियोन से बड़े ही पोलाइटली कहता है, मैं भी आपसे बैटल करना चाहता हूँ। उस वॉरियर को देखकर जाओ और हायोक दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, अब मजा आएगा, क्योंकि ये वॉरियर स्पिरिचुअल रियम के 7वें स्टेज पर है। फिर हम चियोन को देखते हैं, वो उस वॉरियर से कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे बैटल करने के लिए तैयार हूँ। मगर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चियोन उस वॉरियर को भी अपने सिर्फ एक ही मूव से हरा देता है।
ये देखकर जाओ और हायोक दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दोनों सोचने लगते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इतना यंग लड़का इतनी हाई लेवल की स्ट्रेंथ और टेक्निक्स को कैसे इनहेरिएट कर सकता है। ये सोचने के बाद जाओ अपनी ब्रदर हायोक से कहता है, अगर हम दोनों भी इस लड़के से 1-on-1 बैटल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों भी इसका मुकाबला कर पाएंगे। जरूर से ये लड़का हम दोनों को भी हरा देगा। फिर हायोक बड़े ही गुस्से से जाओ से कहता है, ब्रदर जाओ, अगर इस बात का बाहर के लोगों को पता चल गया कि कुनलुन सेट के एक 20 साल के लड़के ने हमारे ब्रदर और हमारे एक स्पिरिचुअल रियल्म के कल्टिवेटर को सिर्फ अपने एक ही मूव से हरा दिया, तो हमारे सेक्ट की काफी बदनामी हो जाएगी। और मुझे तो लगता है कुनलुन वालों ने जानबूझकर इस लड़के को यहाँ अकेले भेजा है ताकि वो लोग हमारी कमजोरियों का पता लगा सके। तभी सेकंड ब्रदर कहता है, हमें जल्द से जल्द अपने एल्डर ब्रदर को इस बारे में बताना होगा ताकि हम इस ह्यूमिलिएशन से बाहर निकल सके। फिर नेक्स्ट सीन हम कुनलुन बार का देखते हैं, जहां पर कि अब सिर्फ कुछ ही कस्टमर्स आ रखे होते हैं। उन्हें देख के मिस सोही सैम बोंग से कहती है, जब से हमने फ्री का खाना बांटना बंद किया है तब से हमारे कस्टमर्स दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं। आगे से सैम बोंग कहता है, मिस सोही आप इतनी चिंता मत कीजिए, हम सभी मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर से ढूंढ लेंगे। वहीं हम किचन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर कि वो ओल्ड लेडी लिन टियान को कुछ सिखा रही होती है। फिर हम युआन को देखते हैं, जो कि जिन सोही से कहता है, मिस जिन अब हमें दूसरे तरीके से अपने इस बार की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। इस बात को सुनकर जिन सोही खुश हो जाती है और खुश होकर पूछती है, आखिर वो दूसरा तरीका क्या होगा। आगे से युआन कहता है, अब हमें फ्लायर्स की जगह इंसानों का यूज करना होगा। जिन सोही और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर युआन आगे बताता है, हमें किसी फेमस पर्सन को यहाँ इस बार में बुलाना होगा जिससे कि इस बार की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, तो तुम चाहते हो कि हम जियानगू के फेमस लोगों को इन्विटेशंस भेजें। आगे से युआन कहता है, चाहे इन्विटेशंस भेजो या फिर नहीं, मगर हमें किसी भी तरह किसी फेमस पर्सन को यहाँ इस बार में लेकर आना होगा जिसे कि इस काउंटी के ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हो। इस बात को सुनकर मास्टर याओशी युआन से पूछते हैं, तो क्या तुम ऐसे किसी पर्सन को जानते हो। आगे से युआन मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, और अगर मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ ना आए। आगे से मास्टर याओशी उससे पूछते हैं, क्या तुम ऐसे किसी पर्सन को जानते हो। आगे से युआन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और वो पर्सन ऐसा है जो कि मेरे यहाँ बुलाने पर डेफिनेटली आएगा। तो अब आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर याओशी युआन से पूछते हैं, आखिर तुम किस फेमस पर्सन की बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे एक ही इन्विटेशन पर यहाँ पर आ जाएगा। आगे से युआन बड़े ही स्टाइल से कहता है, वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मेरे फादर जुगे झू टियान है। फिर सीन चेंज होता है, हम जुगे फैमिली का सीन देखते हैं, जहां पर युआन ने अपने फादर को एक इन्विटेशन लेटर भेज रखा होता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद युआन के फादर मन ही मन सोचते हैं, ये बेवकूफ मुझे अपने बार को प्रमोट करने के लिए बुला रहा है। लेकिन तभी युआन की मदर भी वहां पर आ जाती है और वो अगले ही पल युआन के फादर से उस लेटर को छीन कर उस लेटर को पढ़ने लगती है। और जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और युआन की मदर खुश होते हुए कहती है, देख रहे हो हमें हमारा बेटा मिलने के लिए बुला रहा है, हम वहां पर जरूर जाएंगे, मैं सही कह रही हूं ना। आगे से युआन के फादर थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं, वो क्या है ना डियर, मुझे कुछ जरूरी काम है तो शायद मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं युआन की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो युआन के फादर को डांटते हुए कहती है, एक तो तुमने मेरे बेटे को मुझे बिना बताए किसी कुनलुन बार नाम की जगह पर भेज दिया, और अब जब वो हमें मिलने बुला रहा है तो तुम बहाने बना रहे हो। आगे से हम युआन के फादर को देखते हैं, जो कि बेचारे हर पति की तरह मुंह लटकाए अपनी बीवी की डांट सुन रहे होते हैं और फिर वो भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक कैरेज का सीन देखते हैं। उस कैरेज में युआन के फादर और मदर दोनों बैठे हुए होते हैं और वो दोनों कुनलुन बार की ओर जा रहे होते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि वो दोनों अब कुनलुन बार पहुंच जाते हैं। युआन की मदर बार के अंदर आते ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर युआन के नाम को चिल्लाने लगती है और अगले ही पल वो अपने बेटे से आकर लिपट जाती है। फिर कुछ देर गले लगे रहने के बाद युआन की मदर युआन से पूछती है, युआन आखिर तुम मुझे बिना बताए घर से क्यों चले गए थे। तभी युआन अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, मदर इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया था। युआन की इस बात को सुनकर हम युआन के फादर को देखते हैं, जो कि अब युआन की मदर से और भी ज्यादा डरने लगते हैं। फिर युआन की मदर युआन से पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान तो नहीं करता। आगे से युआन कहता है, नहीं मदर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर रात रात तक ड्रिंक तो नहीं करते हो ना। आगे से युआन हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं मदर। तभी वहां पर लिन टियान भी आ जाता है और वो वहां आकर युआन की मदर से कहता है,
आप युआन की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये काफ़ी समझदार है। तभी युआन के फादर युआन से कहते हैं, तुमने हमें यहाँ पर डिशेस को टेस्ट करने के लिए इनवाइट किया था, तो क्यों ना तुम अब मील्स को ले आओ। आगे से युआन भी फिर अपने पेरेंट्स से बैठने को कहता है। फिर मिस जिन सोही युआन के फादर के सामने मेन्यू को ले आती है, लेकिन तभी मिस जिन सोही को देखकर युआन की मदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जिन सोही को अपने पास बुलाकर कहती है, सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी डियर। लेकिन तभी युआन वहां पर आकर अपनी मदर से कहता है, मदर आप ये क्या कर रही हैं, ये मेरी ओनर है। मगर हम देखते हैं उसकी मदर उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। तभी मिस जिन सोही भी युआन की मदर को अपनी एज बताते हुए कहती है, मेरी एज 19 है। आगे से युआन की मदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस है। इस बात को सुनकर आगे से मिस जिन सोही कुछ भी नहीं कहती। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि युआन के फादर ने लिन टियान की बनाई पूरी नूडल्स को खत्म कर लिया होता है और वो नूडल्स को खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो बड़ी हैरानी से कहते हैं, मैंने आज तक सच में इतनी टेस्टी मीट नूडल्स कभी नहीं खाई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन टियान ने मीट नूडल्स को बनाना भी सीख लिया है और यही नहीं बल्कि लिन टियान ने काफ़ी सारी नई नई डिशेस को भी बनाना सीख लिया है। फिर दूसरी साइड हम युआन की मदर को देखते हैं, वो भी उन नूडल्स को खाने के बाद काफ़ी हैरानी से कहती है, ये नूडल्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस है। फिर युआन की मदर युआन के पास आकर युआन से कहती है, युआन यहाँ के खाने ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। आगे से युआन भी मुस्कुराते हुए कहता है, मदर मुझे भी यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर युआन की मदर कहती है, मैं जब वापस जुगे फैमिली में जाऊँगी तो मैं वहाँ सबको यहाँ के हेवनली खाने के बारे में ज़रूर बताऊँगी। इस बात को सुनकर युआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर युआन की मदर कहती है, लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे यहाँ कुछ दिन और रुककर बाकी की सभी डिशेस को भी ट्राई करना होगा। रुकने की बात सुनकर हम देखते हैं युआन के फादर को जिन्हें की काफ़ी बड़ा शौक लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम हेड कुक ग्योंग को देखते हैं, जो कि चैंगशू, किम योंग और उसके बाकी के दोनों साथियों से कहती है, कल के मेन्यू के लिए हमें काफ़ी सारी वाइल्ड वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम सभी पास के माउंटेन पर जाकर उन सभी वेजिटेबल्स को ले आओ जो कि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें दिखाई थी। वहीं इस बात को सुनकर योंग और सैमबोंग मन ही मन सोचते हैं, आखिर कौन से मार्शल आर्टिस्ट ऐसे काम करते हैं। तभी किम योंग अपना हाथ खड़ा कर देता है। किम योंग को हाथ खड़ा करता देख वो दोनों सोचते हैं, लगता है सीनियर ब्रदर को उस ओल्ड लेडी की बात सुनकर गुस्सा आ गया है, अब वो ज़रूर ही इस काम को करने से मना कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ किम योंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस ओल्ड लेडी से कहता है, आखिर हमें उस माउंटेन से कितनी वेजिटेबल्स को लेकर आना होगा। इस बात का सुनकर योंग और सैमबोंग के पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है और वो किम योंग को देखते हुए कहते हैं, आखिर ये सीनियर ब्रदर को हो क्या गया है, आखिर ये कब से इतने ओबीडियंट हो गए। फिर वो ओल्ड हेड कुक कहती है, तुम लोग जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स को लाओगे हमारे लिए उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो चारों जंगल में उन वेजिटेबल्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी चैंगशू, किम योंग और उसके साथियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तीनों कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम तीनों मुझसे ज़्यादा वेजिटेबल्स को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुम तीनों एक ट्रैश हो। इस बात को सुनकर किम योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़े ही गुस्से से कहता है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में एक चैलेंज लगाएं कि आखिर में यहाँ इस जगह पर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कौन लेकर आता है। तो एक काम करते हैं, तुम राइट साइड जाओ और मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ। आगे से चैंगशू भी ठीक है कहकर राइट डायरेक्शन की ओर जाने लगता है और दूसरी तरफ किम योंग भी लेफ्ट की ओर जाने लगता है। तभी हम सैमबोंग को देखते हैं, जो कि घबराते हुए योंग से कहता है, आखिर ये हमारे बॉस को हो क्या गया है। आगे से योंग भी घबराते हुए कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सीन चेंज होता है और हम चियोन को देखते हैं, जो कि कुनलुन माउंटेन की ओर ही आ रहा होता है। वो रास्ते में चलते चलते खुद से कहता है, बस कुछ ही देर में मैं कुनलुन माउंटेन पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें कि कोई चिल्ला चिल्लाकर मदद की भीख मांग रहा होता है। उस आवाज़ को सुनते ही चियोन भी जिस तरफ से वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है उस तरफ को बड़ी ही तेज़ी से दौड़ने लगता है। और जैसे ही चियोन उस जगह पर पहुंचता है वो देखता है एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को, जो कि एक बच्चे को पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से खा रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर चियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, ये तो ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर है। ये बोलने के बाद वो एक पुराने फ्लैशबैक को याद करने लगता है, जहां पर कि उसका एक सीनियर ब्रदर उसे ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर के बारे में बता रहा होता है। सीनियर ब्रदर उसे बताता है कि ये जो ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर है ये वेस्टर्न वैली की गुफाओं में रहती है। इनका सर किसी ह्यूमन जैसा होता है, मगर जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पाइडर की तरह होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है,
हम चियोन को देखते हैं, जो कि अपने सामान को जमीन पर रखते हुए खुद से कहता है, मैं उस ह्यूमन को तो नहीं बचा सका, मगर मुझे बाकी के इनोसेंट लोगों को इस स्पाइडर मॉन्स्टर से बचाना होगा। ये बोलने के बाद वो उस मकड़ी के सामने एक स्टांस बनाकर खड़ा हो जाता है। तभी हम उस ह्यूमन फेस स्पाइडर को देखते हैं, जो कि चियोन को देखकर बड़े ही क्रीपी तरीके से कहती है, तुम तो दिखने में काफी ज्यादा डिलिशियस लग रहे हो। ये बोलने के बाद वो मकड़ी बड़ी ही तेजी से चियोन की तरफ आने लगती है। आगे से हम चियोन को देखते हैं, जो कि अपनी 8th फॉर्म ऑफ ड्रैगन फुटवर्क का यूज करने लगता है, और अगले ही पल चियोन उस स्पाइडर पर एक बहुत ही जबरदस्त पाम अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं वहां एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर चियोन को लगता है कि वो मकड़ी मर चुकी है और वो एक राहत की सांस लेता है, मगर अगले ही पल वो मॉन्स्टर वहां पर वापस से अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर अब चियोन भी घबराने लगता है और घबराते हुए सोचता है, इस पर तो मेरे पाम अटैक से कोई खरोंच तक नहीं आई, आखिर ये किस तरह का पावरफुल मॉन्स्टर है। लेकिन तभी वो स्पाइडर अपने टेंटिकल की मदद से चियोन के ऊपर अटैक कर देती है। आगे से चियोन भी उसके टेंटिकल को अपनी सॉर्ड से रोकने लगता है, मगर उसके टेंटिकल को रोकते हुए हम देखते हैं चियोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो सच में काफी ज्यादा है, मुझे तो डर है कि कहीं मेरी सॉर्ड ही ना टूट जाए। मगर तभी वो स्पाइडर अपने दूसरे टेंटिकल की मदद से चियोन पर अटैक कर देती है, लेकिन आगे से चियोन भी उसे नोटिस कर लेता है और वो वक्त रहते खुद को उस अटैक से बचा लेता है। मगर फिर वो मकड़ी लगातार ही अपने सभी टेंटिकल्स की मदद से चियोन पर अटैक करने लगती है, जिससे कि उस जगह पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। हम देखते हैं वो मकड़ी भी चियोन को उस धुएं में ढूंढने लगती है, मगर इसी बीच चियोन उस मकड़ी के पीछे आ जाता है और पीछे से उस पर एक पाम अटैक करते हुए कहता है, घटिया मॉन्स्टर कहीं के। अगले ही पल चियोन का वो पाम अटैक सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की पीठ से टकराता है, मगर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि चियोन के उस पाम अटैक से भी उस मॉन्स्टर को फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर अब चियोन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। मगर अगले ही पल वो स्पाइडर मॉन्स्टर चियोन के ऊपर एक एसिड अटैक कर देता है। हालांकि चियोन उस एसिड अटैक को डॉज कर लेता है, मगर अब चियोन और भी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा स्ट्रेंज है, इसके मुंह से तो एसिड अटैक्स भी निकलते हैं जो कि पत्थर तक को पिघला सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं उस एसिड के धुएं से चियोन पॉइजन्ड हो जाता है। पॉइजन्ड होने के बाद चियोन को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं इस एसिड के धुएं से भी पॉइजन्ड हो जाऊंगा, मुझे तो अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, आखिर अब मैं क्या करूं। फिर वो अपनी बची कुची एनर्जी का यूज करते हुए अपनी बॉडी के अंदर फैले हुए पॉइजन को स्टेबल करने लगता है। वहीं वो स्पाइडर मॉन्स्टर चियोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, पहले मुझे तुम्हें देखकर लगा था कि तुम कोई पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, मगर असल में तुम तो एक ट्रैश हो। वहीं दूसरी तरफ हम चियोन को देखते हैं, जिसने कि अब उस पॉइजन को स्टेबल कर लिया होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा, मगर मैं इससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है, मुझे बस एक ही बात का डर है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर को आज यहाँ पर नहीं मार पाया तो ये आगे चलकर कई लाखों इनोसेंट्स को खा जाएगा। ये सोचने के बाद वो खुद से कहता है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर चैंगशू आ जाता है, जो कि अभी भी वाइल्ड वेजिटेबल्स को ही ढूंढ रहा होता है, और वो वेजिटेबल्स को ढूंढते ढूंढते उस मकड़ी के पास आ जाता है। तभी वहां खड़ा चियोन चैंगशू से चिल्लाकर कहता है, लड़के जल्दी से वहां से दूर हटो, तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर है और वो काफी ज्यादा डेंजरस है। मगर चैंगशू उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तभी चैंगशू की नजर उस मकड़ी पर पड़ती है। उस मकड़ी को देखकर चैंगशू काफी ज्यादा सरप्राइज होकर उस मकड़ी से पूछता है, आखिर अब तुम क्या चीज हो, तुम्हारा सर तो इंसानों जैसा है, मगर तुम्हारे 8 पैर कैसे हैं। लेकिन तभी वो मकड़ी चैंगशू के ऊपर अपने एक टेंटिकल से अटैक कर देती है। ये देखकर चियोन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए चैंगशू से कहता है, वो मकड़ी तुम पर अटैक कर रही है, जल्दी से वहां से भागो। मगर दूसरी तरफ हम उस स्पाइडर को देखते हैं, जिसका कि वो टेंटिकल सीधा जाके चैंगशू से टकराता है, मगर आगे से चैंगशू को एक खरोंच तक नहीं आती। ये देखकर तो वो मकड़ी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो बड़ी हैरानी से कहती है, आखिर तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। मगर तभी चैंगशू अपने हाथ से उसके उस टेंटिकल को बड़ी ही क्रुएल्टी से तोड़ देता है, जिससे कि वो मकड़ी डर कर चैंगशू से डिस्टेंस बना लेती है और फिर अगले ही पल वो चैंगशू के ऊपर अपने मुंह से एसिड अटैक को कर देती है। मगर उस अटैक से भी चैंगशू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर तो वो मकड़ी डर से कांपने लगती है। मगर तभी हम चैंगशू को देखते हैं, जिसे कि अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उस मकड़ी से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा गंदगी से भरी हुई हो, क्यों ना मैं तुम जैसी गंदगी को खत्म कर दूं। तभी आगे से वो डेमन मकड़ी डरती हुई कहती है, क्या तुम कोई डीमन लॉर्ड हो।
मगर आगे से चैंगशू उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बस वो एक ईविल हंसी हंसता है और अगले ही पल वो उस मकड़ी के सर पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कि वो मकड़ी काफी दूर तक धकेली जाती है। मगर चैंगशू सिर्फ एक पंच से नहीं रुकता, बल्कि वो बड़े ही ईविल तरीके से उस मकड़ी की तरफ आने लगता है और साथ ही साथ वो हंसते हुए उस मकड़ी से कह रहा होता है, तुम तो सच में एक ड्रामा क्वीन हो, मगर घबराओ मत, आज मैं तुम्हारे इस ड्रामा को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूं। ये बोलकर चैंगशू उस मकड़ी पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं उस मकड़ी की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस मकड़ी के मरने के बाद वहां पर एक एनर्जी पिल अपीयर होती है, जिसे देखकर चैंगशू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस पिल को अपने हाथ में उठाकर सोचने लगता है, आखिर अब ये क्या चीज है। लेकिन तभी वहां पर चियोन आ जाता है। फिर चियोन चैंगशू को बताता है, सीनियर, ये एक एनर्जी पिल है। फिर चियोन चैंगशू का शुक्रिया करते हुए कहता है, सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ ना होते तो शायद आज मैं यहाँ इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब आपके इस डेट को कैसे उतारूंगा। आगे से चैंगशू इस बात को सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और फिर अगले ही पल वो एक ईविल हंसी हंसता है और बड़े ही ईविल तरीके से चियोन से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अभी ही मेरे इस एहसान को चुकाओ। आगे से हमारा मासूम चियोन चैंगशू से मुस्कुराते हुए पूछता है, सीनियर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आगे से चैंगशू चियोन को कुछ वेजिटेबल्स दिखाकर उन वेजिटेबल्स के नाम बताने लगता है। उन वेजिटेबल्स को दिखाने के बाद चैंगशू चियोन से कहता है, तुम्हें जितनी भी इस तरह की वेजिटेबल्स दिखें तुम उन्हें मेरे पास ले आना। आगे से चियोन बड़ी हैरानी से चैंगशू से पूछता है, क्या बस इतना ही? क्या ये काम आपकी काइंडनेस को रिपे करने के लिए काफी होगा? आगे से चैंगशू उस एनर्जी पिल को फेंकते हुए कहता है, हाँ, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। मगर तभी चियोन उस एनर्जी पिल को पकड़ लेता है और उस एनर्जी पिल को पकड़ने के बाद चियोन चैंगशू से कहता है, सीनियर, आखिर आप इतनी प्रेशियस एनर्जी पिल को फेंक क्यों रहे हैं? आगे से चैंगशू चियोन से कहता है, मुझे ये पिल नहीं चाहिए, अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो। ये बोलने के बाद चैंगशू उस मकड़ी के टुकड़ों को देखकर कहता है, आखिर इस मकड़ी का मीट खाने में कैसा होगा। फिर नेक्स्ट सीन हम कुनलुन बार का देखते हैं, जहां पर कि किम योंग और उसके दोनों साथी काफी सारी वेजिटेबल्स को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी किम योंग अपने दोनों साथियों की तारीफ करते हुए कहता है, तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया है, मैं तुम दोनों के हार्डवर्क से काफी ज्यादा खुश हूं। फिर किम योंग अपनी इकट्ठा की हुई वेजिटेबल्स को एक कपड़े के ऊपर रखकर कहता है, मुझे लगता है कि हम तीनों ने मिलकर काफी सारी वेजिटेबल्स को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन तभी वहां पर चैंगशू और चियोन भी आ जाते हैं। वहां आते ही चैंगशू किम योंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये तुम्हारी लाई हुई वेजिटेबल्स ज्यादा लग रही हैं? एक बार मेरी लाई हुई वेजिटेबल्स को देखो, फिर शायद तुम्हें पता चल जाए कि आखिर ज्यादा किसे कहते हैं। चैंगशू की वेजिटेबल्स को देखने के बाद किम योंग चैंगशू की तारीफ करते हुए कहता है, मिस्टर चैंग, आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। अपनी तारीफ सुनकर चैंगशू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बार के अंदर जाने लगता है। वहीं पीछे खड़ा चियोन चैंगशू को देखकर सोच रहा होता है, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि ये पर्सन भी इस बार का एक एम्प्लॉई है। तभी वहां पर लिन टियान भी आ जाता है और वो चियोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर कैसी रही तुम्हारी नामगुंग फैमिली की जर्नी। आगे से चियोन भी लिन टियान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर कि चियोन ने लिन टियान को सब कुछ बता दिया होता है। तभी लिन टियान कहता है, अच्छा, तो तुम्हें रास्ते में ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर मिली थी? आगे से चियोन कहता है, हाँ सीनियर, वो तो आपके एक एम्प्लॉई ने मुझे उससे बचा लिया, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसका मुकाबला कर पाता। फिर वो काफी हैरानी से लिन टियान से पूछता है, सीनियर, मगर यहाँ पर मुझे मेरे मास्टर और सीनियर ब्रदर्स नहीं दिखाई दे रहे। आगे से लिन टियान कहता है, उन लोगों को मैंने सिचुआन प्रोविंस में एक मिशन के लिए भेजा है, तुम चिंता मत करो, वो सभी मिशन खत्म करने के बाद वापस से कुनलुन सेक्ट में लौट आएंगे। फिर हम वापस से चियोन को देखते हैं, जो कि लिन टियान से थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, सीनियर, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर चियोन लिन टियान से पूछता है, सीनियर, क्या मैं आपकी सिखाई हुई 8 फॉर्म ऑफ ड्रैगन टेक्निक को अपने सेक्ट के लोगों को सिखा सकता हूँ? आगे से लिन टियान कहता है, मैंने भी उस टेक्निक को कुनलुन सेक्ट से ही सीखा था, और अगर अब मैं उस टेक्निक को उन्हें वापस लौटा दूं तो इससे अच्छा और क्या होगा। लिन टियान की इस बात को सुनकर चियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिन टियान से शुक्रिया कहता है। फिर चियोन अपनी कुर्सी से खड़ा होकर लिन टियान से अलविदा लेकर अपने सेक्ट के लिए वहां से निकल पड़ता है। वहीं पीछे बैठा लिन टियान चियोन को बड़ा ही सीरियस होकर देख रहा होता है। फिर हम चियोन को देखते हैं, जो कि रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं 8 फॉर्म ऑफ ड्रैगन टेक्निक को कुनलुन सेक्ट के सभी लोगों को सिखा दूं
तो इससे हमारे सेक्ट को फिर से राइज होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने 8 फॉर्म ऑफ ड्रैगन टेक्निक की मदद से नामगुंग फैमिली के यंग मास्टर्स को भी बड़े ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन जब चियोन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वहां पर उसके सामने लिन टियान आ जाता है, और अचानक से लिन टियान को देखकर हम देखते हैं चियोन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी लिन टियान मुस्कुराकर चियोन से कहता है, अब जब तुम अपने सेक्ट जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूं, तुम उसे भी अपने साथ ले जाओ। आगे से चियोन काफी कंफ्यूज होकर लिन टियान से कहता है, सीनियर मैं कुछ समझा नहीं। आगे से लिन टियान चियोन को बताता है, जब मैं सेक्युलरिज्म से बाहर निकला था तब मुझे मेरे मास्टर की सिखाई सिर्फ एक ही टेक्निक याद थी, जिसे कि उस समय मैंने तुम्हें सिखा दिया था, मगर अब मुझे मेरे मास्टर की सिखाई हुई सभी टेक्निक्स याद आ चुकी है, तो मैं तुम्हें एक टेक्निक और सिखाना चाहता हूं। ये बोलने के बाद लिन टियान चियोन से उसकी सॉर्ड मांगता है। आगे से चियोन भी लिन टियान को अपनी सॉर्ड पकड़ा देता है। फिर उस सॉर्ड को पकड़ने के बाद लिन टियान चियोन से कहता है, आज मैं तुम्हें एक काफी पावरफुल सॉर्ड टेक्निक को सिखाऊंगा। फिर लिन टियान चियोन से थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम्हें मेरी सिखाई हुई सभी टेक्निक्स को अच्छे से सीखना होगा ताकि तुम कुनलुन के सभी लोगों को इन टेक्निक्स को सिखा सको। आगे से चियोन बड़ी ही हैरानी से लिन टियान को देख रहा होता है। फिर लिन टियान एक स्टांस में खड़ा हो जाता है और चियोन से कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इन टेक्निक्स को सीखने के लिए पैशनेट रहोगे तो तुम्हारी फॉर्म्स खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएंगी, और जब तुम अपनी फॉर्म्स को परफेक्ट कर लोगे तभी से ही तुम ऑलमोस्ट सभी शॉर्ट टेक्निक्स के बेसिक लेवल को सीख लोगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ वो है जो कि इन शॉर्ट टेक्निक्स में हमें सही ढंग से दिखती नहीं है, जिसे कि हम शॉर्ट टेक्निक्स के 5 पिलर्स के नाम से भी जानते हैं, और इन सभी पाथ पर चलकर ही हम सभी शॉर्ट टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर सकते हैं। फिर लिन टियान एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, और यूं लिन टियान को शॉर्ट चलाता देख चियोन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो सोचने लगता है सीनियर के शॉर्ट को चलाने का तरीका सच में कितना ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, मगर मुझे फोकस करना होगा, मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता। फिर हम वापस से लिन टियान को देखते हैं जो कि शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए चियोन को बताता है, हमें शॉर्ट का यूज करते वक्त खुद के माइंड को पूरी तरह से शांत रखना होता है, जिससे कि हम पूरी कॉन्सेंट्रेशन को अपनी टेक्निक में लगा सके, और शॉर्ट चलाते वक्त जो हमारी मूवमेंट होनी चाहिए वो बहते पानी से भी स्मूथ होनी चाहिए। ये बोलने के बाद लिन टियान हवा में एक शॉर्ट अटैक करता है, जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ी स्ट्राइक जनरेट होती है। उस स्ट्राइक को देखने के बाद हम देखते हैं चियोन की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वो रोते हुए सोच रहा होता है, मैं चाहकर भी इन आंसुओं को नहीं रोक पा रहा। आगे से लिन टियान उसे उसकी शॉर्ट वापस करते हुए कहता है, क्या तुमने देखा कि आखिर मैंने शॉर्ट टेक्निक्स को कैसे परफॉर्म किया? आगे से युआन अपना सर हाँ में हिलाता है, और फिर युआन लिन टियान से टेक्निक का नाम पूछता है। फिर लिन टियान चियोन को टेक्निक का नाम बताते हुए कहता है, इस टेक्निक का नाम ड्रैगन शॉर्ट टेक्निक है। फिर चियोन लिन टियान को वापस से ग्रीट करके अपने सेक्ट की ओर निकल पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है, हम कुनलुन बार का सीन देखते हैं, जहां पर कि युआन की फैमिली भी वापस से जुगे क्लैन के लिए निकलने लगती है। तभी हम युआन की मदर को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को गले लगाकर कह रही होती है, अगर तुम्हारे फादर यहां ना होते तो मैं तुम्हारे साथ यहां पर कुछ दिन और रुकती। वहीं युआन कहता है, मदर मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। तभी युआन के फादर भी कैरेज से चिल्लाकर कहते हैं, आखिर तुम वहां खड़ी खड़ी कर क्या रही हो, जल्दी से चलो, वैसे भी हमें देर हो रही है। तभी युआन की मदर युआन के फादर से चिल्लाकर कहती है, मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो। फिर नेक्स्ट सीन में युआन की फैमिली वहां से चली जाती है। फिर हम युआन को देखते हैं जो कि जिन सोही से कहता है, मिस मेरी फैमिली इस बार के बारे में अपने सभी दोस्तों को बता देगी, क्योंकि उन लोगों को यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आया है। इस बात को सुनकर जिन सोही भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर युआन कहता है, अब तक सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, मगर अब हमें इस बार को यंग जनरेशन के लोगों में प्रमोट करना होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस बार की बातें अपने दोस्तों में करेंगे और वो लोग भी मेरे पेरेंट्स की उम्र के होंगे, तो अब हमें यंग लोगों में भी अपने इस बार को प्रमोट करना होगा। आगे से जिन सोही युआन से पूछती है, आखिर अब हम यंग जनरेशन को कैसे टारगेट करेंगे? आगे से युआन कहता है, हमें वापस से किसी फेमस पर्सन को इस बार में बुलाना होगा। तभी आगे से मास्टर याओशी युआन से कहते हैं, मगर इस काम के लिए कौन सूटेबल रहेगा? क्या तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा पर्सन है जो कि यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो? आगे से युआन बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, हाँ वो है सियोमन फैमिली। सियोमन फैमिली का नाम सुनकर लिन टियान युआन से कहता है, वो फैमिली तो होंजाओ काउंटी की टॉप 5 फैमिलीज में से आती है। आगे से युआन लिन टियान से कहता है, हाँ तुम सही हो। तभी जिन सोही युआन से पूछती है, मगर सियोमन फैमिली से यंग लोगों का क्या लेना देना? आगे से युआन कहता है, सियोमन फैमिली के जो हेड है
उनकी सिर्फ एक ही डॉटर है जिसका की नाम रूबी सीओ है, और वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आसपास के सभी सेक्टों के प्रिंस उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। और रिसेंटली रूबी सीओ का बर्थडे भी आने वाला है, तो जरूर ही उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में हजारों यंग लोग आएंगे। तो इसलिए अब हमें उस लड़की रूबी सीओ को टारगेट करना होगा, क्योंकि अगर एक बार रूबी सीओ यहाँ पर आ गई तो ये खबर काफी तेजी से पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी, और ऊपर से सभी यंग लड़के भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर चले आएंगे। तभी मास्टर याओशी कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं सीओमन फैमिली में जाऊंगा। लेकिन तभी युआन मास्टर याओशी से कहता है, वहां रूबी सीओ की बर्थडे सेलिब्रेशन है, उस जगह पे काफी यंग लोग आएंगे, आखिर आप वहां जाकर क्या करेंगे? वहां पर तो सीनियर लिन टियान को जाना चाहिए। इस बात को सुनकर हम देखते हैं मास्टर याओशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो युआन से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की? मैं अभी सिर्फ 80 साल का हूं। लेकिन तभी वो ओल्ड हेड कुक वहां पर आ जाती है, और वो मास्टर याओशी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, आखिर एक बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? इस बात को सुनकर हम देखते हैं मास्टर याओशी भी शर्म के मारे चुप हो जाते हैं। तभी हम जिन सोही को देखते हैं, जो कि बार की चिंता करते हुए कहती है, अगर मिस्टर लिन यहाँ नहीं होंगे तो इन दिनों किचन कौन संभालेगा? तभी वो ओल्ड हेड कुक स्माइल करते हुए जिन सोही से कहती है, तुम चिंता मत करो, इन दिनों किचन मैं संभाल लूंगी। तभी हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि चेंगशू से कहता है, चेंगशू तुम भी मेरे साथ चलोगे? आगे से चेंगशू भी ठीक है कहता है। लेकिन तभी लिन टियान वहां से जाते हुए कहता है, मगर इस बीच बार की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तभी आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इस बार का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मास्टर याओशी की इस बात को सुनकर लिन भी काफी ज्यादा खुश होकर मास्टर याओशी से शुक्रिया कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन टियान और चेंगशू सीओमन फैमिली के लिए निकल पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम ग्रेट मिंग कॉइन ब्यूरो का देखते हैं, जो कि हिफे प्रोविंस में एग्जिस्ट करता है। तभी हमें ग्रेट मिंग कॉइन क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है, जिसका नाम जिंगल मिंग होता है। जिंगल मिंग अपने एक जनरल से पूछता है, क्या तुमने जर्नी के लिए सभी बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा कर लिया है? आगे से वो जनरल जिंगल मिंग से कहता है, हाँ मास्टर, हमारे पास पूरे 62 बॉडीगार्ड्स है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग भी सीओमन फैमिली के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिंग क्लैन का जनरल अपने लीडर से पूछता है, क्या आप सीओमन फैमिली को इतनी सारी मेडिसिन और इतनी सारी सिल्क सच में ऑफर करने वाले हैं? आगे से मिंग क्लैन का लीडर कहता है, हाँ ये सच है, और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? एक बार तुम मेरे बेटे की तरफ देखो। मैं चाहता हूँ कि सीओमन फैमिली के हेड की बेटी रूबी सीओ की मैरिज मेरे बेटे के साथ हो जाए, मगर मेरे बेटे की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे इन सब चीजों को उन्हें ऑफर करना पड़ रहा है। लेकिन आगे से जनरल कहता है, मास्टर, अगर सीओमन फैमिली वाले हमारे गिफ्ट से इंप्रेस नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे? आगे से मिंग क्लान का लीडर अब थोड़ा सीरियस होकर उससे कहता है, इन सब चीजों की चिंता तुम मत करो, तुम बस अपनी ड्यूटी पर फोकस करो। क्लान लीडर की इस बात को सुनकर वो जनरल भी थोड़ा सा घबरा जाता है, और फिर क्लान लीडर से माफी मांगने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्लान लीडर को देखते हैं, जो कि उस जनरल की कही हुई बात को मन ही मन सोचते हुए कहता है, अगर सच में उन लोगों को हमारे गिफ्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगे तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या मुझे उन्हें अपने सबसे पावरफुल वेपन को भी दे देना चाहिए? मेरा वो वेपन टॉप 10 ग्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल्स में आता है। अगर मैंने रूबी सीओ के बर्थडे पर अपने उस वेपन को सीओमन फैमिली को गिफ्ट के तौर पर दिया तो वो जरूर से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे भी मेरा वो वेपन अब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा मार्शल आर्ट टैलेंट इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन तभी आसमान से हमें कुछ एरोज आते हुए दिखते हैं, और वो सभी एरोज आकर मिंग क्लैन की आर्मी के लोगों पर लगने लगते हैं, जिससे कि कई सारे सोल्जर्स वहीं पर गिरकर मारे जाते हैं। तभी हमें उन एरोज को मारने वालों को दिखाया जाता है, जो कि बैंडिट्स होते हैं। वहां पर पूरे 10 बैंडिट्स होते हैं। वो सभी बैंडिट्स मिंग क्लैन के लोगों से कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें तो तुम्हारे पास जो भी सामान है वो सब हमें दे दो। इस बात को सुनकर मिंग क्लैन के सोल्जर्स उन सभी बैंडिट से कहते हैं, तुम सिर्फ 10 हो और हम यहाँ पर 100 सोल्जर्स हैं, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? लेकिन तभी आगे से एक बैंडिट कहता है, अगर कुत्ते 100 भी हों फिर भी वो एक टाइगर का शिकार नहीं कर सकते। ये बोलने के बाद वो सभी बैंडिट्स उन सभी सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं। वहीं हम मिंग क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो कि अपने सोल्जर्स को इतनी आसानी से मरता देख काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो डरते हुए अपने जनरल से कहता है, आखिर इन 10 बैंडिट ने इतनी जल्दी हमारे इतने सारे सोल्जर्स को कैसे मार दिया? आगे से वो जनरल भी घबराते हुए कहता है, मास्टर, आप यंग मास्टर को लेकर यहाँ से वापस मिंग क्लैन में भाग जाइए। ये बैंडिट काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते।
लेकिन तभी वहां पर लिन टियान और चैंग शू भी आ जाते हैं। मिंग क्लैन के सोल्जर्स को मरता देख लिन टियान कहता है, आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहां खड़ा एक बैंडिट लिन टियान और चैंग शू से चिल्लाकर कहता है, आखिर अब तुम दोनों कौन हो। तभी उसके साथ खड़ा दूसरा बैंडिट कहता है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों कोई पागल हैं। फिर वो बैंडिट उन दोनों से काफी सीरियस होकर कहता है, अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो यहां से चुपचाप चले जाओ। तुम दोनों अभी काफी यंग हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी हमारे हाथों मारे जाओ। अब इन बैंडिट को कौन बताए कि जिन्हें ये लोग यंग समझ रहे हैं वो दोनों ही इनके ग्रैंडफादर की उम्र के हैं। लेकिन तभी हम चेंग शू को देखते हैं, जो कि अगले ही पल उस बैंडिट पर बड़ी ही तेजी से अटैक कर देता है। ये देखकर उस बैंडिट के बाकी के साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो चेंग शू को देखकर आपस में कहने लगते हैं, ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इस लड़के की स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज है। तभी हम चैंग शू को देखते हैं, जो कि उन सभी बैंडिट्स को देखकर एक ईवल हंसी हंसता है और उन सभी से कहता है, सच में तुम सभी एक ट्रैश हो। ये बोलने के बाद चैंग शू उन सभी पर बड़ी ही तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं चैंग शू और लिन टियान को देखकर मिंग क्लैन के लीडर और जनरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिंग क्लैन का जनरल बड़ी ही हैरानी से अपने लीडर से कहता है, आखिर अब ये दोनों कौन हैं। मगर हम देखते हैं मिंग क्लैन के लीडर के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही होती। तभी दूसरी तरफ हम चैंग शू को देखते हैं, जिसने कि पल भर में ही उन सभी बैंडिट्स को खत्म कर दिया होता है। तभी वो मिंग क्लैन का लीडर घबराते हुए लिन टियान से कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए आखिर मैं आपकी इस काइंडनेस को किस तरह से रीपे करूं। आगे से लिन टियान कहता है, घबराओ मत, हमें तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग शू और लिन टियान वहां से चले जाते हैं। फिर लिन टियान और चैंग शू के जाने के बाद मिंग क्लैन के लीडर अपने जनरल से कहते हैं, आखिर ये एक्सपर्ट्स कौन थे। क्या ये हेवनली डीमन कल्ट के एल्डर्स हो सकते हैं। मगर अब इन्हें कौन बताए कि चैंग शू हेवनली डेमोनिक कल्ट का कोई एल्डर नहीं बल्कि खुद ब खुद लीडर है। फिर सीन चेंज होता है, हम एक काफी स्ट्रेंज प्लेस को देखते हैं, जहां पर कि हम एक बुद्ध के स्टैचू को देखते हैं। अगले ही पल उस स्टैचू के पास एक पर्सन आ जाता है और फिर वो पर्सन उस स्टैचू के पास आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे कि हम देखते हैं वो स्टैचू ऊपर की तरफ को मूव करने लगता है और उस स्टैचू के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह खुल जाती है। फिर वो पर्सन उस अंडरग्राउंड जगह के अंदर जाने लगता है। फिर राइटर हमें इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि इस पर्सन का नाम चिनबू है और इस पर्सन को जियांगू में ब्लैक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं चिनबू उस अंडरग्राउंड जगह पे आ जाता है, जहां पर कि हम देखते हैं एक पर्सन ऑलरेडी मौजूद होता है। तभी चिनबू वहां आकर उस पर्सन को ग्रीट करता है और रिस्पेक्ट शो करने के बाद चिनबू उस पर्सन से कहता है, लॉर्ड जोंग, मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं। उनमें से एक आपके लिए काफी बुरी है और दूसरी काफी अच्छी। तो पहले आप कौन सी सुनना चाहोगे। फिर हम दूसरे पर्सन को देखते हैं, जिसका कि नाम जोंग लियांग होता है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पर्सन सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। इस पर्सन के पीछे एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर्सन का इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पर कि जोंग लियांग चिनबू से कहता है, तो क्यों ना तुम पहले मुझे बुरी खबर सुनाओ। फिर चिनबू बुरी खबर को सुनाते हुए कहता है, मूक गयोम मारा गया। और वही नहीं बल्कि हमने जो 10 स्वॉर्ड्समैन भेजे थे वो सभी भी मारे गए। इस बात को सुनकर जोंग लियांग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो काफी हैरानी से कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो 10 मिलकर भी उस कमजोर से मिंग क्लैन के लोगों को नहीं हरा पाए। यहां पर हमें पता चलता है कि वो जो 10 बैंडिट्स थे उन्हें मिंग क्लैन के लोगों पर अटैक करने के लिए जोंग लियांग ने भेजा था। फिर जोंग लियांग थोड़ा सीरियस होकर चिंबू से पूछता है, कहीं मिंग क्लैन में कोई नया मास्टर तो नहीं आ गया, क्योंकि बिना किसी मास्टर के ये कैसे पॉसिबल है कि मिंग क्लैन उन अर्थ लेवल के 10 स्वॉर्ड्समैन को हरा सके। आगे से चिंबू कहता है, लॉर्ड अभी हमें इस बारे में तो कुछ नहीं पता, मगर हमारे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो लोग जल्दी ही इस चीज का पता लगा लेंगे। फिर जोंग लियांग खुद को शांत करता है और चिंबू से पूछता है, आखिर अब गुड न्यूज क्या है। आगे से चिंबू बताता है, जैसे कि लॉर्ड आप जानते ही होंगे, ब्लड कल्ट वाले काफी समय से नामगुंग फैमिली की छिपकर जासूसी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें नामगुंग फैमिली से रिलेटेड एक खबर भेजी है। उन्होंने हमें बताया है कि नामगुंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा नामगुंग मू भी सियोमन फैमिली में रूबी सियो की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने आ रहा है। आगे से जोंग लियांग कहता है, आखिर ये किस तरह की गुड न्यूज है, मुझे उस नामगुंग फैमिली के यंग मास्टर से क्या लेना देना। आगे से चिंबू कहता है, मास्टर गुड न्यूज ये है कि नामगुंग क्लैन के लीडर ने अपनी सॉवरेन स्वॉर्ड को अपने सबसे बड़े बेटे यानी नामगुंग मू को हैंडओवर कर दिया है। इस बात को सुनकर जोंग लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो कि वो सॉवरेन स्वॉर्ड जिसे कि हम काफी समय से हथियाना चाहते थे,
वो स्वॉर्ड अब नामगुंग क्लैन के एल्डेस्ट यंग मास्टर के पास है। आगे से चिंबू कहता है, हाँ मुझे लगता है नामगुंग फैमिली के लोग उस स्वॉर्ड को सियोमन क्लैन को गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। आगे से जोंगलियांग कहता है, अब मैं समझा कि आखिर नामगुंग फैमिली के लीडर ने अपने बड़े बेटे के हाथ में वो स्वॉर्ड को क्यों दे रखा है। फिर चिंबू कहता है, लॉर्ड जैसा कि आप जानते ही हो कि उस सियोमन फैमिली के हेड के पास ऑलरेडी वाटर ड्रैगन आर्मर है और अब मिंग क्लैन का लीडर उसे अपना राइट ब्लेड गिफ्ट में देने वाला है। और यही नहीं बल्कि नामगुंग क्लैन का वो यंग मास्टर उसे सॉवरेन स्वॉर्ड भी देने वाला है। तो अब कुछ ही दिनों बाद सियोमन फैमिली में काफी सारे ट्रेजर्स एक साथ प्रेजेंट होने वाले हैं। क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? आगे से जोंग लियांग मुस्कुराकर कहता है, हाँ ये हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर अब हम उन ट्रेजर्स को चुराने के लिए किसे भेजें? तभी हम देखते हैं वहां पर पॉइजन फील्ड अपीयर हो जाता है और वो वहां आकर जोंग लियांग से कहता है, लॉर्ड इस टास्क को मैं करना चाहता हूं। फिर कहानी का राइटर हमें इस पॉइजन फील्ड के बारे में बताता है कि इस पॉइजन फील्ड का पॉइजन काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर कोई इमॉर्टल मास्टर भी इसके पॉइजन में फंस जाए तो उसका बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और आज तक इसने अपना कोई भी टास्क फेल नहीं किया है। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइजन फील्ड को वहां देखकर जोंग लियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पॉइजन फील्ड से कहता है, तो ठीक है, इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें हैंडओवर करता हूं। आगे से वो पॉइजन फील्ड कहता है, लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए, मैं इस टास्क को जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। ये बोलकर पॉइजन फील्ड वहां से गायब हो जाता है। वहीं हम जोंग लियांग को देखते हैं जो कि एक ईविल हंसी हंसते हुए कहता है, अगर वो तीनों हेवनली ट्रेजर्स भी मेरे पास आ जाते हैं तो मेरे पास फिर टोटल 8 हेवनली वेपन्स हो जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं जब ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हमें सियोमन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि सभी लोग रूबी सियो के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हम रूबी सियो को देखते हैं जो कि अपने फादर से कहती है, फादर मुझे काफी भूख लगी है, मैं अब खाना खाने जा रही हूं। आगे से उसके फादर भी उससे ठीक है कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रूबी सियो एक खाने के टेबल के पास पहुंच जाती है जहां पर कि